हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरसी एकेडमी कोचिंग देहरादून में। तो ये आपका जो है 36वां प्रैक्टिस सेट है जो आने वाले वीडियो और पटवारी के पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा और भी जितनी सारी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जो उत्तराखंड ट्रिपल एससी वाले करवाते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न, तो पहला प्रश्न सही मिलान कीजिए। देखो ये गढ़वाली भाषा की रचनाएं दी गई है यहाँ पे, तो एक तरफ तो रचनाओं के नाम दिए गए और एक तरफ रचनाकारों के नाम दिए गए जो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है उनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे मिलान करना कि कौन सी रचना किसकी है। तो जैसे गढ़वाली छंदमाला, ये जो गढ़वाली छंदमाला रचना है ये लीलाधर कोटनाला की है भाई, है ना। दूसरी रचना गढ़वाली भाषा का व्याकरण, जो गढ़वाली भाषा का व्याकरण ये रचना है ये रजनी कुकरेती की है। और बात करें गढ़वाली कवितावली की, तो ये रचना जो है तारादत्त गैरोला की है ना। गढ़वाली कवितावली किसकी रचना है? तारादत्त गैरोला की है। और गढ़वाली लोकगीत जो है गोविंद चातक की रचना है, ठीक है ना। तो क्या आंसर हो जाएगा? पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण रचना है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है? कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है? कंडवाणी बोली जौनसारी की एक उपबोली है। देखो भाई ये बिल्कुल सही बोला, क्योंकि जो कंडवाणी बोली है वो जौनसारी की उपबोली है। जौनसारी भाषा की 3 उपबोलियां हैं, एक आपकी जौनसारी हो जाएगी, एक बाबरी हो जाएगी, एक कंडवाणी हो जाएगी। जो बाबर वाला क्षेत्र है वहाँ पे बाबरी, जैसे मतलब चक्राता से ऊपर आप त्यूणी तक का एरिया है वहाँ पे बाबरी बोली जाती है। चक्राता से नीचे कालसी तक का जो एरिया है वहाँ पे जौनसारी बोली जाती है। और जो आपका क्या है जौनसारी और बाबर के बीच का जो एरिया है वहाँ पे कौन सी बोली जाती है? कंडवाणी बोली बोली जाती है। तो जौनसारी की एक उपबोली है, तो बिल्कुल एकदम सही है। ये मतलब कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? ये बोली जाती है जौनसार और बाबर, जौनसार और बाबर के बीच का जो क्षेत्र है वहां पे ये बोली जाती है। तो बिल्कुल सही कह रहा है। दिगांश अभिलेख देखो जो 1105-1106 का है को एमपी जोशी ने कुमाऊं का एक पहला तिथि युक्त नमूना बताया है। देखो जो दिगांश अभिलेख है ना, ये अभिलेख जो है पिथौरागढ़ में जो है ये अभिलेख जो है पाया गया है और ये इस गढ़वाली भाषा में लिखा गया है। तो जो एमपी जोशी है वो लिखते हैं कि ये कुमाऊनी साहित्य के लिए, साहित्य के हिसाब से देखा जाए तो ये दिगांश अभिलेख कुमाऊनी साहित्य का पहला अभिलेख है। और ये बिल्कुल कौन कह रहा है? एमपी जोशी कह रहा है। और एमपी जोशी ने ये कहा था, तो ये भी बिल्कुल क्या हो गया? सही हो गया। पहला पी भी सही है, क्यू भी सही है। एन ओल्ड कुमाऊनी सटायर, रचना कृष्णा पांडे को कलयुग, रचना का अंग्रेजी अनुवाद है। जो ये एन ओल्ड कुमाऊनी सटायर रचना है भाई, ये किसकी है? ये है जॉर्ज ग्रियर्सन की। किसकी है? जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखी गई है। और कृष्णा पांडे को कलयुग, भाई कुमाऊनी भाषा में लिखा है कृष्णा पांडे को कलयुग। ये रचना जो है किसकी है? ये रचना है आपके कृष्णा पांडे की, कृष्णा पांडे की रचना है। और ये जो कृष्णा पांडे की रचना है क्या? कृष्णा पांडे को कलयुग, इस रचना का जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या किया है? कुमाऊनी अनुवाद किया है। तो एन ओल्ड कुमाऊनी सटायर रचना कृष्णा पांडे को कलयुग का अंग्रेजी अनुवाद किया है। सॉरी, ये कुमाऊनी भाषा में थी और इसका अंग्रेजी अनुवाद किया है किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, एन ओल्ड कुमाऊनी सटायर के नाम से। तो ये भी सही कह रहा है। तो पी भी सही है, क्यू भी सही है, आर भी, पी क्यू आर तीनों के तीनों इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुमाऊनी मुहावरा, देखो कुमाऊनी मुहावरा दिया हुआ यहाँ पे। कुमाऊनी मुहावरा दे रहा है अणकरिकाव। अणकरिकाव का अर्थ क्या है? अणकरिकाव का अर्थ होता है कि मतलब जैसे कोई व्यक्ति मतलब क्या है कि जैसे सपोज हमने एक एग्जांपल दिया कि आप जो है खेत में हल चलाने जाते हैं और आपको हल लगाना बहुत जरूरी है, या मक्के की बुआई कर रहे हो आप या किसी और चीज़ की फसल की बुआई कर रहा है, वो बुआई करना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन आप देखते हो कि वो बुआई करना छोड़ देते हैं, हल लगाना छोड़ देते हैं और आप कहीं पर वहाँ पे किनारे पर लगता है आपको कि खुदान करनी है यहाँ पे, तो इस खुदान में लग जाता है। तो मतलब जो जरूरी काम था वो तो आप कर नहीं रहे और उस काम को छोड़ कर कोई दूसरा ही काम कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं वहाँ पे यूज करते हैं कुमाऊनी भाषा में अणकारिकाव। मतलब बिल्कुल एकदम जो असंगत काम करना, कि जो काम अभी नहीं करना चाहिए था वही काम कर रहा है अभी, है ना। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ? देखो यह घर मेरा है, अगर यहाँ पे देखें तो यह घर मेरा है, तो ये मेरा शब्द जो है मैं अगर होता तो पुरुषवाचक सर्वनाम का यूज, और यहाँ पे रा का प्रयोग हो रहा है तो ये क्या है? संबंध बोधक हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? संबंध बोधक सर्वनाम हो जाएगा। और यह की बात करें तो यह घर मेरा है, तो ये तो मतलब सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा ना, एक संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। यह देखो यहाँ पे देखो वह तुम्हारा पेन है, यहाँ पे संकेतवाचक सर्वनाम है। लेकिन अगर तुम्हारा की बात करें तो तुम्हारा भी क्या है? ये पुरुषवाचक नहीं है, तुम पुरुषवाचक होता, तुम्हारा है तो इशारा करा तो संबंधवाचक सर्वनाम, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा किसमें? तुम्हारा में, है ना। वे अच्छा भाषण देती है, वे अच्छा भाषण, ये वे शब्द जो है किसी इंसान के लिए है ना या किसी लड़की के लिए यूज किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल एकदम सही है कि पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम केवल वो होता है जो किसी महिला, पुरुष या फिर इंसान के लिए यूज किया जाता है। तो ये सी आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इनमें से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है? कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है? गढ़वाली रचनाकार भजन सिंह की प्रमुख रचना सिंहनाद,
ये सिंहनाद रचना स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित है। देखो गढ़वाली रचनाकार भजन सिंह की जो प्रमुख रचना ये क्या कहते हैं, गढ़वाली रचनाकार भजन सिंह जो है ये मतलब सिंह काल के रचयिता है, सिंह काल के प्रमुख कवि है भाई, है ना भजन सिंह, याद रखना सिंह काल आता है गढ़वाली में, तो सिंह काल के प्रमुख रचनाकार है, इनकी रचना सिंह नाद भी है। ये स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित नहीं है भाई, है ना। ये जो है क्या है कि जो समाज में जैसे मतलब कुरीतियां होती ना, जो मतलब बेकार जो समाज में बेकार के रीति रिवाज या कुरीतियां होती है उस पर आधारित है ना, यानी कि किस पर आधारित है, कुरीतियों पर आधारित है, ये कुरीतियों पर आधारित है। और इस रचना को ना ये मतलब बुराइयां, मतलब जिसको हम बोलते हैं बुराइयां या कुरीतियां होती है उस पर आधारित है सिंहनाद लिखी। और इसको जो है गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है, गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा। गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा किसको कहा जाता है, तो सिंहनाद को कहा जाता है। तो भाई भजन सिंह की तो है सिंहनाद, लेकिन स्वतंत्र आंदोलन से प्रेरित नहीं है, तो ये चीज यहाँ पे गलत बोल दिया इसने। दूसरा गढ़वाली रचनाकार भगवती प्रसाद पांथरी, ये पांथरी काल के बहुत प्रमुख रचनाकार है। गढ़वाली पांथरी काल जो आता है गढ़वाली साहित्य में उसके बहुत फेमस रचनाकार है। इनकी प्रमुख रचना जो है हिलांकी, बिल्कुल सही है, इनकी प्रमुख रचना हिलांकी को गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा कहा जाता है। देखो यही बात उसने यहाँ लिख दी जो वहां लिखनी थी, गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा नहीं कहा जाता, बल्कि जो ये क्या कहते हैं भगवती प्रसाद पांथरी थे, इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के ऊपर काफी रचनाएं लिखी। तो ये जो हिलांकी की रचना है ना, ये खास करके जो है यही आपकी स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित है भाई, ये वाली रचना स्वतंत्र आंदोलन से प्रेरित। तो ये यहाँ पे गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा बोल दिया इसको, तो इसको नहीं बोलते, ये आपका गलत हो गया यहाँ पे। तो दोनों के दोनों ही गलत है, पहला और दूसरा दोनों गलत हो गए, तो डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो देखो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो यहाँ पे देखो यहाँ कह रहा पूरा मेहरबानी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, बुराइयां भी जातिवाचक संज्ञा, आप बोलोगे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है, लेकिन अगर यहाँ पे देख रहा है तो यहाँ पे मेहरबानियां भी और बुराइयां भी जातिवाचक। देखो अगर हम देखें भाववाचक का, तो भाव तब होगा जब होता लिखा मेहरबान होता लिखा हुआ, और या फिर होता लिखा बुरा, तो ये क्या कहते हैं, या बुराई होता लिखा हुआ, तब आपका क्या हो जाता है, भाववाचक होता है। जब किसी भी भाववाचक संज्ञा को बहुवचन बना दिया जाता है तो वो जातिवाचक में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर पुस्तक को भी देखा तो पुस्तक में अगर हम इस हिसाब से देखेंगे, जैसे कि पुस्तक भी किस चीज़ की पुस्तक है, विज्ञान की पुस्तक है, या फिर विज्ञान, तो अगर आप बोलोगे विज्ञान की पुस्तक है या फिर बोलोगे सामाजिक की पुस्तक है, तो उस हिसाब से पुस्तक क्या हो जाएगी आपकी जातिवाचक, मतलब एक जातिवाचक भी हो सकती है। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएंगे, उपरोक्त सभी हो जाएंगे, इसका आंसर है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अनुस्मारक के बारे में इनमें से कौन सी बात गलत है। अनुस्मारक का मतलब यहाँ पे याद रखना आप लोग, जो अनुस्मारक होता है ये पत्र की बात कर रहा है। आप लोगों ने सुना होगा अनुस्मरण पत्र, तो अनुस्मारक पत्र को ही अनुस्मरण पत्र कहते हैं, यानी कि अनुस्मरण पत्र और अनुस्मारक पत्र जो है एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है अनुस्मारक में पूर्व पत्र का संदर्भ होता है, बिल्कुल एकदम सही कह रहा है कि जो अनुस्मरण पत्र होता है ना या अनुस्मारक पत्र होता है, क्यों लिखा जाता है कि जब हमने किसी को पत्र भेजा होगा और उस पत्र का जवाब हमें नहीं आता है, तो उसके जवाब में उसको मतलब याद दिलाने के लिए हम दोबारा पत्र दिलाता है, उसको याद दिलाने के लिए कि हमने जो पत्र भेजा था उसका जवाब क्यों नहीं आया, तो उसी को अनुस्मरण या अनुस्मारक पत्र कहते हैं। तो याद दिलाने के लिए जब अनुस्मारक पत्र लिखते हैं तो पूर्व में जो पत्र लिखा था उसका भी संदर्भ होता है उसमें। तो ये बिल्कुल एकदम सही बोल रहा है। हमने ढूंढना स्मारक पत्र में कौन सी बात गलत है, गलत बात ढूंढनी है। इनमें से प्रतिलिपि देने का प्रावधान नहीं होता है, इसमें प्रतिलिपि देने का प्रावधान नहीं होता, प्रतिलिपि देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ये भी बिल्कुल एकदम सही कह रहा है, ये भी सही कह रहा है। इसकी भाषा अपेक्षाकृत कठोर होती है, भाषा मतलब टफ लैंग्वेज में लिखा जाता है, तो इसकी भाषा जो है कठोर, साधारण पत्र में होती है, मतलब सरल भाषा। अनुस्मारक गजट में प्रकाशित होता है, गजट में प्रकाशित नहीं होता, गजट मतलब सरकारी पत्र जो होता है, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस के लिए जो गजट भेजा जाता है, जानकारी भेजी जाती होता है, गजट में ये प्रस्तुत नहीं होता। तो डी इसका क्या हो जाएगा आंसर, यही यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। याद रखना यहाँ पे जब मतलब उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है तो वहां पे क्या होता है, उपमा अलंकार होता है ना। और जब समानता ज्यादा होती है तो रूपक अलंकार होता है। लेकिन जब तुलना उल्टी हो जाती है, यानी कि जब प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाता है, तो वहां पे यानी कि क्या है कि हमने कहा कि कोई जो फेमस चीज होती है, जैसे हमने कहा कि सीता का मुख चंद्रमा के समान है, बिल्कुल सही तुलना कर रहा, तो क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसी को ऐसे बोले कि चंद्रमा सीता के समान है, तो तुलना क्या कर दी, उल्टी कर दी। और जब तुलना उल्टी की जाती है तो वहां पे क्या होता है, प्रतीप अलंकार। अब देखो प्रतीप अलंकार क्यों हुआ, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, मतलब जैसे तपस्वी होता ना खड़ा, उस तपस्वी के जैसे जो देवदार दो चार देवदार जो खड़े हो रखे हैं। तो मतलब ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर देखा तो यहाँ पे प्रतिप अलंकार आ गया। अगर इसको ऐसे होता लिखा कि
मतलब देवदार के जैसे खड़े थे 2-4 तपस्वी खड़े, तो देवदार के पेड़ के जो होते हैं उनके जैसे तपस्वी को खड़ा कर दे, तो देवदार बोलते हैं तपस्वी बिल्कुल एकदम पेड़ की तरह खड़े हो रखे हैं भाई, है ना, तब आपका क्या हो जाता है, आपका रूपक वो क्या कहते हैं उपमा अलंकार हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतीप अलंकार होता है। प्रतीप अलंकार क्या होता है, जो उपमा अलंकार होता है ना, उपमा का उल्टा होता है, उपमा का जो उल्टा होता है मतलब प्रतीप का अर्थ ही उल्टा होता है, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, तो ऊंट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। तो जो बहुत ज्यादा खाने वाला होता है जिसको जब बहुत कम दिया जाता है, जैसे हम बोलते नहीं है कि भाई बहुत ज्यादा खाने वाला व्यक्ति है उसको थोड़ा खाना कम परोसे तो डायलॉग मार देगा वहाँ पे ऊंट के मुंह में जीरा। तो ये जो लोकोक्ति है ये वही लोकोक्ति है कि अगर किसी को बहुत ज्यादा जो है खाने के लिए दे दिया जाए, मतलब जो बहुत ज्यादा खाने वाला आदमी होगा उसको अगर कम खाने के लिए दे तो ऊंट के मुंह में जीरा। या फिर पशु को घास दोगे, पशु को बोलोगे एक रोटी खा ले उसका पेट भर जाएगा, तो वो भी वही वाली बात है कि ऊंट के मुंह में जीरा। तो ये आपका बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेवकूफ मत समझना डॉट 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 वाक्य को पूरा करो। तो मतलब क्या आना चाहिए, बेवकूफ मत समझना, मैं भी उल्टी गंगा बहाना जानता हूँ। उल्टी गंगा बहाने का मतलब वहाँ इसको यूज किया जाता है कि जहाँ पे मतलब विपरीत कार्य होता है ना। मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली, यहाँ पे यूज हो सकता है। देखो बेवकूफ मत समझना, मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली है, ये बिल्कुल सही है। हो सकता है कोई और ज्यादा मैच हो जाए, तो देखो मैं दुखती रग पर हाथ रख सकता हूँ, ये भी नहीं है दुखती रग पर हाथ। मैं भी दिन में तारे देख सकता हूँ, ये भी गलत है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे सही बैठ जाएगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन है, सच्छास्त्र का उचित संधि विच्छेद होगा। तो भाई इसका जो संधि विच्छेद होता है वो क्या होगा, आपका सत्य प्लस शास्त्र होता है। क्या होता है, सत्य प्लस शास्त्र होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। और इसमें संधि कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि, सॉरी व्यंजन संधि। इसमें क्या हो जाएगी, व्यंजन संधि। जहाँ पे एक व्यंजन के संदर्भ में स्वर या व्यंजन आ जाए वहाँ पे व्यंजन संधि होती है। तो जिसका हलंत लग जाता है नीचे वहाँ पे व्यंजन ही होता है। समझ लो हलंत लग गया और पीछे भी आपका व्यंजन ही दिख रहा है यहाँ पे, तो पीछे चाहे कुछ भी आ जाएगा, यहाँ पे हलंत लग गया तो समझ जाना कि व्यंजन संधि होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग होगा। यहाँ पे तो 4 ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। अभ्यागत जो है किससे बना है, अभी प्लस आगत से बना। ये भी बिल्कुल आसान सा प्रश्न आ गया, अभी प्लस आगत से बना हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा, उपसर्ग। उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ को चेंज करते हैं या परिवर्तित करते हैं, नए शब्द का निर्माण भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हो तो कौन सा चिन्ह लगाया जाता है। जब दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हो तो कौन सा, मतलब कौन सी क्रियाएं, जब दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हो तो कौन सा चिन्ह लगाया जाता है। संयुक्त क्रिया जैसे हमने कहा चल देना, चल देना, तो यहाँ पे बीच में ऐसे करके डैश लगा देते हैं ना, जैसे हम किस में लगाते हैं, जैसे द्वंद्व समास में भी लगाते हैं। द्वंद्व समास में जैसे हमने कहा राम सीता बोलते हैं तो इनके बीच में ऐसे डैश लगाते हैं। तो जो ये डैश लगता है ना बीच में, इसको क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, है ना। अल्प विराम चिन्ह आप जानते होंगे, जहाँ पे मतलब थोड़ी देर के लिए रुक जाए। पूर्ण विराम चिन्ह आपका होता है ऐसे, और योजक चिन्ह होता है ये डैश वाला, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आपका योजक चिन्ह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय होगा, संकेतवाचक, कारणवाचक, परिमाणवाचक, संबंधवाचक। तो पहले तो आप लोग ये देखो अव्यय क्या होता है, जो लिंग, वचन, काल और क्रिया काल पर परिवर्तित नहीं होते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे अव्यय क्या है, क्योंकि अव्यय है। लेकिन ये क्योंकि अव्यय क्या कर रहा है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। लाचार क्यों है वो, क्योंकि वो अंधा है इसलिए वो लाचार है। तो ये क्या बता रहा है, इसका कारण बता रहा है ना। क्योंकि से जो है कारण का बोध हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कारणवाचक अव्यय हो जाएगा। कौन सा, क्योंकि, ठीक है ना। तो ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं। ये वाक्य किस प्रकार का है। तो आप लोग ध्यान देना, कभी भी किसी भी वाक्य के शुरू में क्योंकि, जो, क्यों इत्यादि ऐसे शब्द अगर स्टार्टिंग में आ जाए तो समझ जाना वहां पे क्या हो जाएगा, मिश्रित वाक्य हो जाएगा, है ना। जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं। तो आप लोग ध्यान देना कि भाई दो सरल वाक्य जो है यहाँ पे जुड़े हैं, है ना। और जहाँ पे आपका क्या है, जो आया है या फिर वे भी आया है बीच में वैसे तो जोड़ने के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिश्रित वाक्य हो जाएगा। और जहाँ पे तथा, अथवा, तथा हो गया, अथवा हो गया, या हो गया, है ना, और हो गया, जैसे शब्द आते हैं अगर बीच में तो वहां पे क्या हो जाता है, संयुक्त वाक्य हो जाता है। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सकर्मक क्रिया वाला वाक्य छांटिए। सकर्मक क्रिया क्या होती है, जहां पे कर्म की आवश्यकता होती है, और अकर्मक क्रिया होती है जहां पे कर्म की आवश्यकता नहीं होती। आप देखो राजू सदा रोता है, तो जो रोता है तो रोने में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है भाई, रोना, है ना, रोना, सोना, हंसना, है ना। हरीश बस पर चढ़ गया, हरीश बस पर चढ़ गया, तो हरीश बस पर चढ़ गया तो मतलब चढ़ गया बस पर, हरीश बस पर चढ़ गया, है ना। तो ये भी मतलब यहाँ पे भी कोई कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, तो हरीश बस पर चढ़ गया। अगर हम ट्रिक भी बताएं आपको तो आप ट्रिक से भी कर सकते थे कि इसको जो है भूतकाल में बना दो, है ना, मतलब सॉरी इसको जो है पास्ट परफेक्ट में बना दो, है ना, बीते हुए में, ठीक है। तो क्या कहता है, अगर ने आया तो सकर्मक क्रिया होती है, ने नहीं आया तो अकर्मक क्रिया होती है। जैसे हमने कहा कि हरीश बस पर चढ़ा था, तो ने कहीं भी नहीं आया, है ना। देखो अभी मैं इसको देखो, राजू रोया था, तो यहाँ भी नहीं आया तो अकर्मक क्रिया है।
कैलाश छत से गिर पड़ा, है ना, कैलाश छत से गिर पड़ा, तो कैलाश छत से गिर पड़ा, यहाँ भी कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो कैलाश छत से गिरा था, तो यहाँ भी कोई मतलब ऐसे ने नहीं आया। देखो सतीश ने केले खरीदे, यहाँ पे देखो ने आ गया, समझ लो ने आ गया, तो समझ लेना आप लोग सकर्मक क्रिया है, तो डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर तेरा भला करे, रेखांकित शब्द में वचन होगा। देखो ईश्वर तेरा भला करे, इसमें जो है वचन कौन सा होगा, तो बहुत ही आसान होगा, ईश्वर क्या हो जाएगा, एक वचन, एक ही की बात हो रही तो एक वचन ही होगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से विद्या विधा का सही अर्थ भेद कौन सा होगा, विद्या विधा, है ना। तो विद्या विधा की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आप लोग देखो विद्या का मतलब होता है भाई एक हिसाब से आप बोल सकते हो ज्ञान, विद्या का मतलब क्या होता है, ज्ञान होता है। लेकिन विधा का मतलब देखें तो विधा का मतलब क्या हो जाएगा, विधा का मतलब होता है किसी काम करने का जो ढंग या तरीका होता है ना, क्या होता है, तरीका या ढंग होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, ज्ञान और ढंग, ये ए वाला ही बिल्कुल एकदम आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। अब देखो इनमें से कौन सा कथन सत्य है, भारत में हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं, बिल्कुल एकदम भारत में हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं हैं, जिनमें क्या है कि एक हो जाएगी आपकी पहाड़ी हिंदी, एक हो जाएगी राजस्थानी हिंदी, है ना, क्या हो जाएगी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, एक हो जाएगी आपकी पश्चिमी हिंदी, है ना, एक हो जाएगी आपकी पूर्वी हिंदी, और एक हो जाएगी आपकी बिहारी हिंदी, एक हो जाएगी क्या, बिहारी हिंदी। तो 1 2 3 4 5, ये 5 होती है। भारत में हिंदी की कुल 18 बोलियां, बिल्कुल एकदम सही है, भारत में हिंदी की कुल 18 बोलियां हैं, जिसमें मतलब पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आपकी 3 आएगी, कौन कौन सी आएगी, पहाड़ी हिंदी की पूरी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 आएगी, उत्तरी राजस्थान जैसे मतलब पूरी राजस्थानी जयपुरी बोलते हैं, दक्षिणी राजस्थानी मालवी बोलते हैं, पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी आती है, और उत्तरी राजस्थानी मेवाती आती है। तो राजस्थानी की 4 हो जाएगी। पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत 5 आती है, जैसे आपकी हरियाणवी हुई, खड़ी बोली हो गई, ब्रज भाषा हो गई, कन्नौजी हो गई और बुंदेली हो गई, है ना, ये आपकी हो गई 5। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 आएगी, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अगर 3 आएगी तो कौन कौन सी आएगी, एक अवधी आएगी, है ना, एक अवधी आएगी, एक बघेली आएगी, और एक आएगी आपकी छत्तीसगढ़ी, है ना, तो 3 इसके अंतर्गत आएगी। और बिहारी के अंतर्गत भी 3 आएगी, जैसे मैथिली हो गई, भोजपुरी हो गई और मगही हो गई, है ना, तो ये 3 इसके, तो आप इनको गिनोगे तो ये पूरी 18, ये पूरी के पूरी जोड़ के कितनी हो जाएगी, 18 बोलियां होती है हिंदी की, है ना, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ये भी सही बोला, ये भी सही बोला। हिंदी की मात्र 2 बोलियां ऐसी है जिन्हें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर रहा है, ये भी बिल्कुल सही बोल रहा है। एक तो मतलब आपकी कौन सी है, मैथिली है, जो बिहारी बोली के अंतर्गत आती है मैथिली, और एक आपकी क्या हो गई, नेपाली। ये दोनों के दोनों बोलियां ही ऐसी है जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की जाती है। आपके लिए एक प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना कि मतलब जो मैथिली और नेपाली है, इनको भारतीय संविधान की जो हमारी क्या है 8वीं अनुसूची है, इसमें टोटल 22 भाषाएं, उन 22 भाषाओं में मैथिली और नेपाली भी है। जब क्या कहते हैं संविधान प्रारंभ हुआ था तो उस समय केवल 14 बोलियां थी, लेकिन मैथिली और नेपाली बाद में जोड़ी गई। तो मैथिली को कब जोड़ा गया ये बताओ आप लोग, और नेपाली को कब जोड़ा गया और किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया, ये आपके लिए प्रश्न है, आप इसका आंसर जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर तो मतलब है तीनों के तीनों सही बोला, तो उपरोक्त सभी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इनमें से कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, इनमें से कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। देखो भाई, शीरीष के फूल अगर कहानी है ना, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना, और हजारी प्रसाद द्विवेदी की क्या है, ये कहानी है ना। अगर क्या है, एक निबंध है, ये क्या है, निबंध है, इसको ध्यान रखना, पूछता है कि कौन सी कहानी है, कौन सी निबंध है। ब्रह्मांड का विस्तार, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, लेकिन ये क्या है, आपकी कहानी है, ये कहानी है। अगर आप देखोगे कुटज, तो ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, और ये आपका क्या है, निबंध है ना, ये क्या है, निबंध है। और अगर हम बात करें आलोक पर्व, तो आलोक पर्व भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, और ये भी क्या है, निबंध है। तो इनको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, सारी की सारी हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सभी क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इसके बाद आगे क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन देखना आप लोग। दी गई पासे की 2 स्थितियों में 5 के विपरीत क्या होगा। पहले तो जब भी पासे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मानक पासा है कि नहीं है। तो आप लोग देखना, मानक पासे की शर्तें क्या होती है कि पहले तो कोई पासे की 2 स्थितियों में कोई भी संख्या एक से ज्यादा बार नहीं होगी, सारी संख्या एक बार होती है। दूसरा क्या होता है कि अगल बगल की किन्हीं 2 फलकों पर बनी संख्याओं का योग 7 के बराबर नहीं होता है। और तीसरा क्या है कि आमने सामने की फलकों पर बनी संख्याओं का योग 7 के बराबर होता है। तो आप लोग देखना पहले कि 2 शर्तें पहले देख लो कि मानक पासा है कि नहीं है। देखो, 1 भी एक ही बार आया, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, सब एक बार आए हैं। तो मानक पासे की पहली शर्त पूरी कर दी। दूसरी शर्त क्या होती है, मानक पासे के अगल बगल में जोड़ के 7 नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो 7 और 4, 5 और 4 9 आ रहा है, यहाँ पे 5 और 1 6 आ रहा है, यहाँ पे 4 और 1 5 आ रहा है, यहाँ पे 6 और 2 8 आ रहा है, यहाँ पे 6 और 3 9 आ रहा है, यहाँ पे 5 3 और 2 5 आ रहा है। तो कहीं भी 2 संख्याओं को जोड़ के 7 नहीं आ रहा, तो ये मानक पासा है। और मानक पासे में आमने सामने की फलकों पर बनी संख्याओं का योग 7 के बराबर होता है। वो बोल रहा है 5 के विपरीत क्या होगा, इस 5 के विपरीत क्या होगा। तो 5 के विपरीत सीधी सी बात है कि 2 होगा, क्योंकि 5 और 2 को आप जोड़ोगे तो 5 और 2 7 होता है, आमने सामने 7 होता है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि लाइट का कूट लेखन ये दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब रैनी का क्या होगा। तो यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, लाइट ऐसे लिख रहा है, देखो GIL, इसको लिख रहा है पहले उल्टा, देखो GIL, और फिर आपका HT था तो इसको TH उल्टा कर दिया। वैसे उसका लिखेगा तो इसको क्या लिखेगा, IAR लिखना पड़ेगा। तो IAR, और फिर उसको उल्टा लिखेगा कि NY था तो YN हो जाएगा, YN। तो ये पहला ही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है,
किसी कोड भाषा में 125 को क्या लिखा जाता है, देखो 125 को लिखा जाता है ये गो टू स्कूल, 146 को लिखा था स्टडी इन स्कूल और 135 को लिखा था रन टू स्कूल। तो रन के लिए कौन सा अंक प्रयोग किया जाएगा, देखो क्या करता है कि जैसा हमारा ये था ना ये वाला, इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, ये वाला यहाँ तक है ना, और इसको क्या लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है। तो इसमें क्या है कि हमें कॉमन निकालना होता है। जैसे यहाँ पे देखो कि जो नंबर है यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है और यहाँ पे भी एक है, तो समझो कि तीनों में एक है, तो तीनों में मतलब ऐसी चीज होगी जो तीनों में होगी वही एक का कोड होगा। देखो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 2 यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 है। गो यहाँ पे है तो यहाँ पे गो नहीं है। स्कूल देखो तो स्कूल यहाँ पे भी आया स्कूल, यहाँ पे भी आया स्कूल, इसमें दूसरे वाले में यहाँ पे भी आया स्कूल, तो मतलब एक का कोड सीधा हमारा क्या हो जाएगा, स्कूल हो जाएगा, ठीक है ना। फिर अगर देखो तो दूसरा क्या कट हो रहा है, तो इसमें पहले में 2 कट, 2 देखो तो 2 दूसरे वाले में नहीं है और तीसरे वाले में भी नहीं है 2। 5 देखो तो 5 पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में भी 5 है, तो पहले और तीसरे में 5 है, तो पहले और तीसरे में 5 है, तो 5 का कोड वही होगा जो पहले और तीसरे में है कॉमन। तो पहले और तीसरे में क्या कॉमन, 2 कॉमन है, तो आपका जो है 5 का कोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमने निकालना किसका, रन का। तो आप लोग यहाँ पे देखना जो दूसरा वाला है, दूसरा वाले में तो 2 बचे, लेकिन तीसरा वाले में देखो केवल रन बचा हुआ है और इसमें क्या बचा हुआ है, 3 बचा। तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि 3 का कोड क्या हो जाएगा, रन, यानी कि रन का कोड क्या हो जाएगा, 3, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से क्या आएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पे देखना पहली संख्या को पहले से कोड करेंगे, 6 और 2 8, 6 में 2 जोड़ा 8, 8 में 3 जोड़ा 11, 11 में 4 जोड़ा 15, तो 15 में आप 5 जोड़ेंगे तो 15 में 5 20, तो यहाँ पे 20 आना चाहिए पहला। अब यहाँ पे सी डी ई एफ है ना, 3 आप काउंट करोगे तो एफ आ रहा है, एफ जी एच आई जे 4 जोड़ोगे तो जे आ रहा, फिर आप जे एच आई जे के एल, इसके बाद क्या आ रहा है जे के एल एम एन ओ, तो 5 जोड़ रहा तो ओ आ रहा, तो यहाँ पे कितने जोड़ने पड़ेंगे, 6, ओ पी क्यू आर एस टी यू, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा यू। फिर यहाँ पे देखो 7 10, 7 में 3 जोड़ोगे 10, 10 में 4 जोड़ोगे 14, 14 में 5 जोड़ोगे 19, तो 19 में 6 जोड़ोगे तो 19 और 6 कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, तो 19 और 6 कितना होता है आपका 25 होता है, सॉरी है ना, तो क्या हो जाएगा 20 यू 25, तो 20 यू 25 मतलब आपका ये बी में आंसर हो गया, तो बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समूह के 8 सदस्यों ने एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाया, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा एक समूह के 8 सदस्यों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया तो कितने बार हाथ मिलाया होगा, तो इसकी ट्रिक क्या है, 8 सदस्य हैं टोटल, सब एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो 8 लिखना है, एक कम करके मल्टीप्लाई कर देना और अपन में 2 कर देना हमेशा। जितने भी यहाँ पे लेकर 20 होंगे लिखे तो 20 गुणा 19 और बटे 2, यहाँ पे 10 होगा लिखा तो 10 गुणा 9 बटे 2, एक कम करके मल्टीप्लाई करना अपन में 2, तो 2 का भाग 8 में 2 चौक 8 और 7 चौक 28, तो 28 आपका आंसर हो जाएगा, तो डी क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, अगर हम शब्द, ये देखो ये शब्द लिखा, शब्द को पुनर्व्यवस्थित करके अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखे तो आपको मूल शब्द के समान ही कितने अक्षरों की समान स्थिति मिलेगी। देखो इसमें क्या करना होता है, जैसा आपका ये था तो इसको आपने क्या करना है, इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखना है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कैसे लिखोगे आप लोग, जैसे यहाँ पे ए है, एक तो हो गया ए, 1 2 3 4, तो सबसे पहले कौन आएंगे, ए आएंगे। अगर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखे तो 4 बार ए, तो आप देखो यहाँ पे ए को लिख दिया, सारे ए लिखेंगे। इसके बाद बी आएंगे तो बी यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे बी, एक यहाँ पे बी, तो अब बी का नंबर आएगा तो हमने लिख दिया बी। इसके बाद सी का नंबर आएगा तो सी एक ही बार है तो आपका सी लिख दिया। फिर इसके बाद डी का नंबर आएगा तो डी भी है एक बार, तो यहाँ पे डी लिख दिया है ना। इसके बाद क्या आएगा, डी ई एफ जी एच एफ, अब तो केवल आर ही बचे 2, तो ये 2 आर बचे, तो ये आर और आर ये आ गया यहाँ पे। तो आपने मैच करने कौन से मिल रहा है, देखो ये नहीं मिल रहा, ये भी नहीं मिल रहा, ये भी नहीं मिल रहा, ये भी नहीं है ना, आपका कौन सा मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, ये देखो ये ए मिल गया, यहाँ पे ए मिल गया और एक आपका यहाँ पे आर मिल रहा है, बाकी कोई भी नहीं मिल रहा, तो 2 मिल रहे हैं, तो 2 आपका आंसर हो जाएगा, तो ए आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा गया है, ये कुछ मतलब ये लिखे गए अक्षर लिखे गए ए पी आर एक्स वाई और जेड एक पंक्ति में बैठे हैं, तो एक पंक्ति में बैठे भाई, सपोज ये इस पंक्ति में बैठे हैं, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग बैठे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 लोग बैठे है ना, पंक्ति में बैठे हैं। एस और जेड मध्य में, अब एस और जेड मध्य मतलब बीच में है, तो हम जरा रफ ऊपर रफ लिखता है नीचे फेयर करेंगे। चलो हमने कहा कि एक एस यहाँ पे है और जेड यहाँ पे, मध्य में मतलब बीच में है। अब हमें ये नहीं पता कि ये बीच में यहाँ पे तो है, लेकिन ये ऐसा भी हो सकता है कि जेड इधर हो और एस इधर हो, तो हम बाद में देखेंगे, नीचे फेयर करेंगे जो हमें कंफर्म लग जाएगा, लेकिन हम अभी रफ कर रहे हैं ना। ए और पी किनारों पर है, ए और पी किनारों पर है, तो मतलब ये किनारा एक किनारा ये है और एक किनारा ये है, ए यहाँ पे पी यहाँ पे रख दिया हमने, लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि पी यहाँ पे हो और ए यहाँ पे हो, ठीक है ना। ये आ गया, आर ए के बाईं ओर बैठा है, जो आर है वो ए के बाईं ओर बैठा है, तो अगर भाई ए यहाँ पे तो ए का बाईं तो इधर हो जाएगा, तो इसका मतलब ए के बाईं तो कोई है ही नहीं, इसका मतलब ए यहाँ पे होगा और P यहाँ पे होगा, A यहाँ पे होगा, P यहाँ पे होगा और R आपका यहाँ पे हो जाएगा, तो R A के बाएं हो गया। तो अब जो हमारा, चलो ये हमारा कंफर्म हो गया, यहाँ तक हमारे कंफर्म हो गया है ना। तो P के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो भाई चलो हमें इनका तो पता नहीं, चलो हमने S को यहाँ पर रख दिया, Z को यहाँ पर रख दिया, अब कौन बचा हमारा, एक ही बचा है, एक कौन बचा, X बचा है, तो X तो सीधा यहीं पे आ जाएगा, X यहीं पे आ जाएगा। तो कह रहा कि क्या कह रहा, P के ठीक दाईं ओर कौन बैठा, तो P के ठीक दाईं ओर कौन हो जाएगा, X हो जाएगा, तो B इसका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखना, यदि P पति है Q का, देखो हमने क्या बोला था, छोटा रिश्ता नीचे बड़ा रिश्ता ऊपर, बराबर का रिश्ता बराबर में। देखो यदि P पति है Q का, जो P है वो किसका पति है, Q का, है ना। ये मतलब P जो है किसका पति है, Q का पति है। तो महिला के लिए माइनस लगाता है, पुरुष के लिए प्लस लगाते हैं। तो P पति है Q का, तो पति पत्नी बराबर का रिश्ता होता है, तो हमारा आ गया P पति हो गया Q का। और R माता, और क्या कहते हैं, P पति है Q का और R माता है S तथा Q की। जो R है वो किसकी माता है, S और Q की है। तो S और Q की R अगर माता है तो S और Q क्या हो गए, भाई बहन हो गए या बहने बहन होगी, और ये क्या हो गए, पति पत्नी हो गए दोनों, है ना। तो R से P का क्या संबंध है, मतलब ये R से P का क्या संबंध है, तो मतलब P का जो R है वो क्या लगता है, तो इसकी सास हो गई है ना, क्योंकि इसके पत्नी की माँ है तो सास हो गई। तो C इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखना कि जो सारी के सारी धातु हैं ये सब प्रकृति से मतलब हमें सीधे सीधे प्राप्त होती है, लेकिन जो पीतल है नहीं होती। पीतल क्या है आपका, तांबे और जस्ता, तांबे और जस्ते का क्या है, ये मिश्रण है। ये क्या है, एक मिश्रण है। मतलब पीतल हमें सीधा सीधा अगर खनन करेंगे हम तो खुदाई करके जो हमें पीतल नहीं मिलता, तांबा हमें सीधा सीधा मिल जाता है, एल्यूमिनियम सीधा सीधा मिल जाता है, लोहा भी सीधा सीधा मिल जाता है। लेकिन जो पीतल है, पीतल हमें जो है मिश्र धातु मतलब तांबे और जस्ते को मिलाकर बनाना पड़ता है। तो मिश्र धातु है, बाकी कोई भी मिश्र धातु नहीं है। तो बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, पीतल ही इसमें अलग है। अगला क्वेश्चन है, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। आपने क्या करना है, ये वाली इसकी ट्रिक देखना, ये मैथ और रीजनिंग दोनों में ही काम आता है ना। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो आपने क्या करना है, सीधा बाद वाला देखना ही नहीं, बस इतने पे फोकस करना, इतने से आपका आंसर निकल जाएगा। कैसे, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो 50 लिखोगे और अपन में क्या करोगे, 50% अधिक बोलेगा तो 100 में आप 50 जोड़ दोगे, और अगर 50% कम बोलेगा तो 100 में 50 माइनस कर दोगे, और बाकी जो है इनको इनमें सब में क्या कर दोगे, 100 की मल्टीप्लाई, बस ये ट्रिक है। तो आपका क्या हो जाएगा, 50/100 और 50 को जोड़ोगे तो 150 गुणा 100। अब देखो 0 से 0 कैंसिल, 5 कम 5, 5 या 15। अब 3 का भाग 100 में दोगे तो 33.33% आ जाएगा। तो लगभग क्या आ जाएगा, 33% आंसर हो जाएगा। तो बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये थे रीजनिंग के क्वेश्चन, है ना। आगे उत्तराखंड के क्वेश्चन आएंगे और फिर इसके बाद जीएस के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उत्तराखंड के क्वेश्चन, तो 31 क्वेश्चन देखना, सही मिलान कीजिए। तो आपको सही मिलान करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया है ऑप्शन ए में देखना कि युगसैल, युगसैल किसका प्राचीन नाम है, तो युगसैल आपका कालसी का प्राचीन नाम है, ठीक है। सिंहपुर आपको लाखामंडल को कहते हैं सिंहपुर, और सुबाऊपुर आपको श्रीनगर को कहते हैं, ठीक है। यानी कि 3 2 1 3 2 1, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे समझना, जैसे आपका युगसैल था, ठीक है, युगसैल कालसी का प्राचीन नाम है, और यहाँ पर युगसैल में एक छोटा सा वंश राज करता है, युगसैल का वर्षगौणीय राजवंश, वर्षगौणीय राजवंश, ठीक है। वर्षगौणीय राजवंश ने कहाँ पर राज किया था, युगसैल यानी कि कालसी में, ठीक है। और इस वर्षगौणीय राजवंश का जो संस्थापक था वो था आपका पौंड, संस्थापक कौन था, पौंड। और इसी वर्षगौणीय राजवंश में चौथी पांचवी पीढ़ी में जन्म लेता है सील बर्मन, सील बर्मन, ठीक है। तो सील बर्मन जो है वो इस वंश का राजा था, वर्षगौणीय राजवंश का, जो कालसी में राज करता है। और यही वो सील बर्मन है जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ भी कराए थे। और दूसरा आपका जो कालसी में इनकी जो आपकी यज्ञ वेदिकाएं मिलती है वो भी राजा सील बर्मन की है। तो ध्यान रखना, राजा सील बर्मन का संबंध किस वंश से है, वर्षगौणीय राजवंश, जिसने युगसैल या फिर कालसी में राज किया, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखना सिंहपुर, सिंहपुर लाखामंडल को कहते हैं, ठीक है। लाखामंडल का नाम मढ़ भी है। तो यहाँ पर हमें एक वंश के बारे में जानकारी मिलती है, यदुवंश, यदुवंश, यानी कि सिंहपुर का यदुवंश जिसने लाखामंडल में राज किया था। और इस यदुवंश की राजधानी सिंहपुर यानी कि लाखामंडल हुआ करती थी, ठीक है। और इसी यदुवंश का जो संस्थापक था वो था सेन बर्मन, ठीक है, सेन बर्मन, संस्थापक कौन था, सेन बर्मन। और इसी सेन बर्मन का जो पुत्र होता है वो होता है आपका भास्कर बर्मन, भास्कर बर्मन। और इसी भास्कर बर्मन की पुत्री होती है राजकुमारी ईश्वरा। आपने सुना होगा राजकुमारी ईश्वरा का जो अभिलेख मिला है हमें वो लाखामंडल में मिला है। तो वो राजकुमारी ईश्वरा वो भास्कर बर्मन की पुत्री थी, ठीक है। और राजकुमारी ईश्वरा ने आपका जो जालंधर के एक राजा थे चंद्रगुप्त, जालंधर के राजा चंद्रगुप्त के साथ उनका विवाह हुआ था, ठीक है। और राजकुमारी ईश्वरा ने लाखामंडल में क्या बोलते हैं शिव मंदिर भी बनाया था, ठीक है। तो ध्यान रखनी है सारी बातें। बाकी सुबाऊपुर यानी कि श्रीनगर, और ये हमें मिलता है महाभारत के शासनकाल में। महाभारत के शासनकाल में कहा जाता है कि उस समय यहाँ पर पुलिंद वंश का राजा था सुबाऊ, राजा सुबाऊ, जिसकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी, श्रीनगर में, ठीक है। तो ध्यान रखनी है सारी चीजें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 32। उत्तराखंड में 2 राजभवन है। देखो उत्तराखंड में 2 राजभवन है, एक आपका है देहरादून में, ठीक है, दूसरा आपका कहाँ हो जाएगा, नैनीताल में, ठीक है। देखो जब हमारा राज्य बना था उत्तराखंड, तो उस समय राजभवन जो बनाया था वो अस्थाई बनाया था, अस्थाई, ठीक है, अस्थाई राजभवन बनाया था, जो कि था आपका बीजापुर हाउस में, बीजापुर हाउस यानी कि देहरादून में बीजापुर हाउस, ठीक है। और ये बीजापुर हाउस में जो आपका देहरादून में जो राजभवन था, इसको बनाया गया था 1902 में, ठीक है। और इस राजभवन का जो प्राचीन नाम था वो बोलते थे सर्किट हाउस, सर्किट हाउस इसका प्राचीन नाम था। और इसका गठन हुआ था 1902 में,
ठीक है, देहरादून राजभवन की बात कर रहा हूँ मैं। देहरादून राजभवन की जो स्थापना हुई थी वो आपका 1902 में हुई थी और इसका पुराना नाम सर्किट हाउस था। ठीक है, और कहाँ पर था ये? बीजापुर हाउस के पास, यानी कि बीजापुर हाउस के पास, इसे बीजापुर हाउस भी बोलते हैं। ठीक है, और बाकी ध्यान रखना कि जो ये इसका प्राचीन नाम आपका सर्किट हाउस था, प्राचीन नाम। ठीक है, और ब्रिटिश शासनकाल में इस सर्किट हाउस या फिर इस बीजापुर हाउस या फिर इस राजभवन को बोला जाता था आपका कोर्ट हाउस। ठीक है, ब्रिटिश शासनकाल में इसे कोर्ट हाउस के नाम से भी जाना जाता था। तो ध्यान रखनी है सारी चीजें। बाकी इसे जो राजभवन में स्थानांतरित किया गया था, इस हाउस को राजभवन में स्थानांतरित किया गया था 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को इसे राजभवन में स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। तो इसे राजभवन कब बनाया गया? 25 दिसंबर 2000 को। ठीक, बाकी एक आपका राजभवन नैनीताल में भी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 33। भारती चंद सही विकल्प का चयन करना आपको। ठीक है, भारती चंद ने सौर और सिरा क्षेत्र को विजित करके चंद राज्य में मिलाया। ठीक है भाई, ये ऑप्शन तो आपका ठीक है। दूसरा देखना कि भारती चंद ने मलवंशी शाही राजा को अपने राज्य में शरण दी। देखो ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तीसरा देखना कि रतन चंद प्रथम चंद वंशी शासक है जिसने अपने राज्य में भूमि बंदोबस्त कराया। ठीक है भाई, यानी कि पहला और तीसरा आपका सही हो जाएगा, पहला और तीसरा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला और तीसरा इसका सही हो जाएगा, बाकी दूसरा इसका गलत है। देखो भारती चंद जो राजा था उसने सिरा और सौर को अपने साम्राज्य में मिलाया। देखो भारती चंद पहला चंद राजा है जिसने डोटी पर आक्रमण किया, यानी कि प्रथम चंद वंश का प्रथम स्वतंत्र राजा पूछे, स्वतंत्र राजा, तो भारती चंद आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भारती चंद से पहले जो राजा थे और सोमचंद के बाद और भारती चंद से पहले, सोमचंद से लेकर और भारती चंद तक के जो राजा होते हैं वो डोटी के राजा को टैक्स देते थे। यानी कि डोटी राज्य उस समय सबसे महान राज्य उस समय होता था, नेपाल का ये राज्य था डोटी राज्य, तो इसको टैक्स देते थे भाई। तो जैसे ही भारती चंद राजा बना तो भारती चंद ने क्या किया? डोटी पर आक्रमण कर लिया। डोटी से पहले सौर सिरा आता है, तो डोटी जाने से पहले सौर सिरा को विजित किया और उसे अपने साम्राज्य में मिलाया। ठीक है, तो प्रथम चंद शासक स्वतंत्र राजा पूछे तो भारती चंद आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात ध्यान रखना, जब भारती चंद ने ये आक्रमण किया डोटी पर तो शुरू हो गया आपका 12 वर्षीय युद्ध, 12 वर्षीय युद्ध। ठीक है, 12 वर्षीय युद्ध किस राजा के शासनकाल में होता है? तो भारती चंद के शासनकाल में। यानी कि पूरे 12 साल तक डोटी के साथ युद्ध करते रहा भारती चंद और उसकी सेना। ठीक है, और यहाँ पर एक प्रथा भी चलाता है, कटकाली की प्रथा। कटकाली की प्रथा भारती चंद अपने सैनिकों के लिए चलाता है। ठीक है, और इसी कटकाली की प्रथा के तहत एक जाति का उद्भव होता है, नायक जाति। तो नायक जाति किस राजा की देन है? तो नायक जाति भी आपका भारती चंद की देन है भाई। ठीक है, बाकी कटकाली की प्रथा कौन सा राजा चलाता है अपने सैनिकों के लिए? भारती चंद। भारती चंद प्रथम स्वतंत्र राजा है चंद वंश का। ठीक है, और जब ये सौर सिरा को जीता है तो सौर सिरा को अपने साम्राज्य में मिलाता है, डोटी को भी पराजित करता है। डोटी का राजा अब चंद राजा को टैक्स देगा, ऐसी इनके बीच संधि होती है। ठीक है, बाकी भारती चंद के बाद के जो राजा होते हैं वो अयोग्य शासक होते हैं, तो धीरे धीरे सौर सिरा भी ये अपने को स्वतंत्र घोषित करते हैं। ठीक है, बाकी फिर बाद में आएगा रुद्रचंद। रुद्रचंद फिर आक्रमण करेगा सौर सिरा पर, उसे अपने साम्राज्य में शामिल करेगा। ठीक है, चलो दूसरा देखना यहाँ पर कि रतन चंद प्रथम चंद वंश का शासक है जिसने अपने राज्य में भूमि बंदोबस्त कराया था। ठीक है भाई, चंद वंश का पहला राजा रतन चंद जिसने क्या किया था? अपने राज्य में भूमि बंदोबस्त कराया था। और भूमि बंदोबस्त के लिए जो अधिकारी नियुक्त किया था, अधिकारी वो था आपका जेंदा केंतल। जेंदा केंतल अधिकारी को नियुक्त किया था भूमि बंदोबस्त के लिए। ठीक है, चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 34 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शासक का संबंध कुनिंद वंश से नहीं है? देखो भाई, कुनिंद वंश से शासक देखो विजयभूति भी है, हरिदत्त भी है, शिवरक्षित भी है और ब्रह्मदत्त नहीं होगा। ठीक है, देखो हमें जो कुनिंद वंश पहला राजनीतिक राजवंश है उत्तराखंड का, इसकी जानकारी हमें ज़्यादातर मुद्राओं से मिलती है, मुद्राओं से। ठीक है, इनकी 3 प्रकार की मुद्राएं मिली हमें और इन मुद्राओं से हमें बहुत सारे राजाओं के नाम मिलते हैं। ठीक है, जैसे पहले राजा का नाम है विषदेव अग्रराज, धनभूति द्वितीय, बलभूति। ठीक है, आपका अमोघ भूति हो गया। ठीक है, हरिदत्त, शिवदत्त, शिवपालित, ऐसे बहुत सारे राजाओं का नाम, भानु, रावण। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे राजाओं के नाम है जो इस वंश के हैं, लेकिन हमें ये जानकारी नहीं मिलती है कि इस वंश का संस्थापक कौन है भाई। ठीक है, ऐसी कहीं जानकारी नहीं है। ध्यान रखना कि इस मुद्राओं के आधार पर जो चंद आपका कुनिंद वंश है, इसमें जो पहले राजा का नाम मिलता है हमें वो है विषदेव। ठीक है, विषदेव राजा का नाम मिलता है, लेकिन ये जानकारी नहीं कि विषदेव ही इस वंश का संस्थापक है। ठीक है, वैसे बहुत सारे राजा विषदेव, अग्रराज, धनभूति द्वितीय, बलभूति। ठीक है, हरिदत्त, शिवदत्त, शिवपालित। ठीक है, भानु, रावण, अमोघ भूति, सबसे महान शासक अमोघ भूति, तो ऐसे राजाओं के नाम मिलते हैं यहाँ पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 35 क्वेश्चन। सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए देखना यहाँ पर, दिन दुखियों का रक्षक। दिन दुखियों का रक्षक आपका कहते हैं भाई देशक देव को। ठीक है, और ये कत्यूरी वंश के राजा है भाई, कत्यूरी वंश के बारे में बता रहे हैं देशक देव। बाकी पद्म देव वो राजा है जिसने बद्रीनाथ मंदिर को भूमि दान दी। बद्रीनाथ मंदिर को भूमि दान देने वाला राजा अगर आपसे पूछे तो पद्म देव है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। दूसरा देखना, प्रम बुद्ध श्रवण रिपु किसे कहा जाता है? देखो ये कहा जाता है भूदेव को।
भूदेव। देखो भूदेव राजा बौद्ध धर्म का विरोधी था, ठीक है, बौद्ध धर्म का विरोधी आपका भूदेव था, तो इसलिए इन्हें आपका बागेश्वर अभिलेख में इन्हें कहा गया है परम बुद्ध श्रवण रिपु, ठीक है। चलो, संपूर्ण उत्तराखंड को एकत्रित करने का प्रयास किया था आपका किसने? इष्टगणदेव ने। इष्टगणदेव ने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया था। बाकी यहाँ पर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, स्वर्णेश्वर नामक ग्राम दान दिया था बसंतदेव। देखो बसंतदेव कत्यूरी वंश का प्रथम शासक है या संस्थापक है, तो ये एक मंदिर के लिए एक गांव दान देता है। बागेश्वर अभिलेख में ऐसा कहा जाता है कि एक मंदिर के लिए स्वर्णेश्वर नामक ग्राम दान देने वाला राजा कौन है? बसंतदेव है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 36। सही मिलान कीजिए, सही मिलान करना आपको। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ सेनापति दिए चंद्रवंश से संबंधित और किस राजा के सेनापति थे। देखो कालू तड़ागी किस राजा का सेनापति था? कालू तड़ागी था सोमचंद का सेनापति, ठीक है। सोन खड़ायन हो गई है, खड़ायन, ठीक है, कहीं कहीं पर खरायत भी लिखा हो। सोन खड़ायन जो ये आपका ये किसका सेनापति था? ये वीरचंद का सेनापति था, ठीक है। पुरुषोपंत या पुरखुपंत, पुरुषोपंत भी होगा कहीं लिखा हुआ पुरुषोपंत, ठीक है। पुरुषोपंत या पुरखुपंत ये रुद्रचंद का सेनापति था। और नीलू कठायत आपका ज्ञानचंद का सेनापति था भाई, ठीक है। तो यानी कि 1 2 3 4 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे समझना थोड़ा, कालू तड़ागी सोमचंद का सबसे महान सेनापति था, ठीक है। तड़ागी जाति को आपका किलेदार में नियुक्त किया था सोमचंद ने, ठीक है। सोन खड़ायन देखना यहाँ पर, सोन खड़ायन वीरचंद का सेनापति था। देखो भाई, एक राजा होता है बीणाचंद चंद्रवंश का राजा होता है। 869 ईस्वी में इस राजा के शासनकाल में कुमाऊं में खस्सों ने आक्रमण किया, खस जाति ने आक्रमण किया और बीणाचंद को पराजित किया। और जैसे ही बीणाचंद को पराजित किया खस्सों ने, तो कुमाऊं में लगभग 200 साल तक किसका राज होता है? खस्सों का राज चलता है कुमाऊं में। यानी कि 200 साल तक आपका चंद्रवंश थोड़ी देर के लिए समाप्त हो जाता है। फिर 200 साल बाद चंद्रवंश का एक राजा आएगा वीरचंद। और ये वीरचंद अपने सेनापति सोन खड़ायन की सहायता से, सोन खड़ायन की सहायता से 1065 में आक्रमण करता है खस्सों पर और खस्सों को पराजित करता है वीरचंद, ठीक है। और दोबारे चंद वंश की स्थापना करता है वीरचंद, ठीक है। तो ध्यान रखना सोन खड़ायन के बारे में। बाकी पुरुषोत्तम पंत रुद्रचंद का महान सेनापति था भाई, ठीक है। नीलू कठायत, गरुड़ ज्ञानचंद का सेनापति नीलू कठायत एक राजभक्त था भाई, राजभक्त, ठीक है। और जब ये राजभक्त था, गरुड़ ज्ञानचंद ने इसे कुछ जागीरें दान दी, ठीक है, और एक उपाधि भी दी थी, ठीक है, कुमैया खिल्लत की उपाधि। तो अगर आपसे पूछे कि गरुड़ ज्ञानचंद ने कुमैया खिल्लत की उपाधि किस सेनापति को दी थी, तो नीलू कठायत को कुमैया खिल्लत की भी उपाधि दी थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 37। निम्न में से कौन सा जनपद भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील नहीं है? देखो उत्तराखंड जो हमारा राज्य है, हमारे राज्य भूकंप की दृष्टि से आता है जोन 4 और जोन 5 में। जोन 4 होते हैं संवेदनशील भूकंप जोन, ठीक है। और जोन 5 है अति संवेदनशील भूकंप जोन, ठीक है। संवेदनशील भूकंप जोन यानी कि जहां पर जोन 5 से थोड़ा कम भूकंप आते हैं, ठीक है। तो ऐसा कौन सा जिला है? तो ऐसा जिला कौन सा है जो जोन 4 या फिर संवेदनशील में आता है, यानी कि जो अति संवेदनशील में नहीं है? देखो उत्तरकाशी के साथ हो जाएगा आपका टिहरी, ठीक है, टिहरी, देहरादून, ठीक है, नैनीताल और यूएस नगर। तो ये ऐसे 5 जिले हैं जो जोन 4 में आते हैं या फिर संवेदनशील जिले हैं भूकंप की दृष्टि से। अति संवेदनशील जिले में आएगा आपका अल्मोड़ा हो गया, बागेश्वर हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, चमोली हो गया, ठीक है, बागेश्वर हो गया। ये सारे के सारे जिले जोन 5 में आते हैं, यानी कि अति संवेदनशील, जहां पर भूकंप ज़्यादा आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 38 क्वेश्चन। 1854-55 में स्वामी दयानंद सरस्वती प्रथम बार उत्तराखंड आए, ठीक है। तो दयानंद सरस्वती ने अपनी उत्तराखंड की पहली यात्रा कब की थी? 1854-55 में, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखना कि ये उत्तराखंड आने का उद्देश्य क्या था इनका? बद्रीनाथ तीर्थ यात्रा। ये बद्रीनाथ तीर्थ यात्रा के लिए आए थे उत्तराखंड, ठीक है। बाकी फिर कुंभ मेले में भी जाते हैं हरिद्वार, और हरिद्वार में दयानंद सरस्वती के द्वारा 1867 में पाखंड खंडित पताका भी फहराई जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखने ये चीज़ें। चलो 39 क्वेश्चन देखना कि सही विकल्प का चयन करना है आपको, ठीक है। रुद्रचंद कुमाऊं का हर्षशिलादित्य कहा जाता है। देखो ध्यान रखना भाई, हर्षशिलादित्य किसे कहा जाता है? किस चंद राजा को कहा जाता है? रुद्रचंद को कहा जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो आपका सही हो गया। यह कुमाऊं में हर्षवर्धन के समकालीन था। देखो ये गलत हो जाएगा, हर्षवर्धन के समकालीन नहीं था रुद्रचंद, ये कुमाऊं में अकबर के समकालीन था, ठीक है। क्योंकि कहानी आती है कि रुद्रचंद अकबर से मिलने लाहौर जाता है 1588 में, और लाहौर में नागौर का युद्ध लड़ रहा था आपका रुद्रचंद, तो उसकी सहायता करता है, ठीक है। तो किसके समकालीन था? रुद्रचंद अकबर के समकालीन था, ठीक है। रुद्रचंद वो राजा है जिसने रुद्रपुर नगर भी बसाया था, ठीक है। चलो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका ए सही है और आर गलत हो जाएगा, ठीक है। ए सही है जबकि आर गलत है, ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
निम्न में से किस चंद शासक ने राज्य कर्मचारियों को निम्न 3 श्रेणियों में बांटा था? तो ऐसा चंद राजा कौन था जिसने राज्य के कर्मचारियों को 3 श्रेणियों में बांटा था? तो ऐसा राजा था भाई आपका लक्ष्मी चंद। ठीक है, चलो, तो 3 श्रेणियां थी। एक था आपका सरदार, सरदार होते थे आपके परगना के अधिकारी, परगना अधिकारी, सरदार यानी कि परगना अधिकारी। ठीक है, दूसरा आपका फौजदार था, सेना के अधिकारी, सेना के अधिकारी, सेना के अधिकारी होते थे आपके फौजदार। ठीक है, और नेगी आपका होते थे छोटे अधिकारी, छोटे अधिकारी, अधिकारी। ठीक है, छोटे ग्राम के अधिकारी बोल सकते हैं आपको। और ये जो नेगी होते थे, ये इन्हें अनाज के रूप में दस्तूर दिया जाता था। इन्हें अनाज के रूप में क्या दिया जाता था? दस्तूर। ठीक है, दस्तूर या फिर जिसे नेग, नेग भी बोलते थे, नेग। अनाज के रूप में दस्तूर किसे दिया जाता था? नेगी को। ठीक है, और ये जो नेगी होते थे, ये आपके राज्य के सबसे छोटे अधिकारी होते थे। और नागरिक प्रशासन भी इनके अधीन होता था भाई, नागरिक प्रशासन। नागरिक प्रशासन अगर पूछे किसके अधीन होता था, तो नागरिक प्रशासन भी आपके नेगी के अधीन होता था। ठीक है, तो ध्यान रखनी है सारी चीजें। बाकी ध्यान रखना, लक्ष्मी चंद ने क्या किया भाई? लक्ष्मी चंद ने 2 न्यायालय का गठन किया था। ठीक है, 2 न्याय करने के लिए 2 न्यायालय बनाए थे, एक न्यायवली, न्यायवली और बिस्टाली, दूसरी आपकी बिस्टाली, बिस्टाली। तो ध्यान रखना, किस चंद शासक ने न्याय करने के लिए 2 न्यायालय बनाए थे आपके? ठीक है, कचेरियां बोल सकते हैं आपके, न्यायालय या कचेरियां बनाई थी, न्यायवली और बिस्टारी कचेरियां। ठीक है, न्यायवली जो कचेरी थी ये आम जनता के लिए थी, आम जनता के लिए। और आपकी बिस्टारी जो कचेरियां थी ये आपके सेना के लिए होती थी, सैनिक अधिकारियों के लिए। ठीक है, बाकी यहाँ पर ध्यान देना, बाज बहादुर चंद, बाज बहादुर चंद वो राजा है जिसने मानसरोवर यात्रियों के लिए गुट भूमि दान दी थी। ठीक है, मानसरोवर के यात्रियों के लिए गुट भूमि दान देने वाला कौन था? आपका बाज बहादुर चंद था। दूसरा ध्यान रखना, बाज बहादुर चंद के बारे में, किसने भोटियाओं और हुणियों पर सिरती नामक कर लगाया था? ठीक है, और आपने बाज बहादुर चंद ने एक काम और किया था कि पिथौरागढ़ के थल में एक देवाल का निर्माण किया था, एक हथिया देवाल। ठीक है, एक हथिया देवाल का निर्माण पिथौरागढ़ में कौन करता है? बाज बहादुर चंद करता है। ठीक है, चलो, बाकी रुद्रचंद के बारे में कई बार बता रखा है। ठीक है, भीष्मचंद वो राजा है जिसने अल्मोड़ा शहर की नींव रखी थी, अल्मोड़ा शहर की नींव 1560 में, यानी कि इस शहर को बसाने वाला कौन है? भीष्मचंद है। ठीक है, कहीं कहीं पर बालो कल्याण चंद भी दिया होता है, लेकिन आपका भीष्मचंद ही इस शहर को बसाता है। और इस अल्मोड़ा शहर का जो प्राचीन नाम होता है खसिया खोला और खगमरा कोट, प्राचीन नाम। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 41। किस वर्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, किस वर्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेगार प्रथा को अवैध घोषित किया? देखो, बेगार प्रथा सबसे पहले हमें देखने को मिलती है कत्यूरी काल में। कत्यूरी काल में हमें सबसे पहले बेगार प्रथा देखने को मिलती है भाई। ठीक है, कत्यूरी शासन काल में। दूसरा, फिर पंवार शासन काल में सबसे पहले बेगार प्रथा का विरोध करने वाले व्यक्ति, सबसे पहले बेगार प्रथा का विरोध करने वाले व्यक्ति होते हैं पंथ्या दादा, पंथ्या दादा। और ये क्वेश्चन आपका यूबीटीआर, जब यूबीटीआर था आपका, यूपीएससी से पहले यूबीटीआर जो पेपर कराता था आपका, तो वहाँ पर पूछा गया था कि बेगार प्रथा का विरोध करने वाले पहले आपके व्यक्ति कौन है? तो वो आपका है पंथ्या दादा। ये पौड़ी के रहने वाले थे, मानसा के आसपास, मानसा जब राजा था उस समय आसपास ये इस प्रथा का विरोध करता है। ठीक है, बाकी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो बेगार प्रथा अवैध घोषित की वो 1904 में की थी भाई। ठीक है, अवैध घोषित कर दी लेकिन फिर भी क्या होता है, बेगार लिया जाता है। देखो, कहानी आती है, एक गांव होता है अल्मोड़ा में, खबियाड़ी गांव, खबियाड़ी गांव। ठीक है, खबियाड़ी गांव के जो लोग थे, गांव के लोग यानी कि ज़्यादा 15-16 लोग थे, इन्होंने क्या किया, इस 1903 में क्या करते ये लोग, इस प्रथा का विरोध करते हैं। और जब इस प्रथा का विरोध करते हैं तो इनको तहसील में बुलाया जाता है, और तहसील में बुलाया जाता है तो इन लोगों के ऊपर आपके जुर्माना लगाया जाता है, 2-2 रुपये का जुर्माना, ऐसे कहानी आती है। तो ये लोग सारे के सारे लोग पहुँच जाते हैं कोर्ट में। ठीक है, तो वहाँ पर उस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट हुआ करता था। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला सुनाया, खबियाड़ी गाँव के जो लोग थे उनके पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि आपका कि ये जो प्रथा है इसे ये गलत है, ये नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, इसे अवैध घोषित कर लो, ऐसे कहा गया है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कब 1904 में इस प्रथा को अवैध घोषित कर दिया, ध्यान रखना। बाकी फिर एक खच्चर सेना भी बनती है भाई। खच्चर सेना का गठन कौन करता है? खच्चर सेना का गठन करता है आपका 1823 में ट्रेल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, 1822 में सुझाव देते हैं, प्रोफेसर गिलिन के द्वारा सुझाव दिया जाता है कि खच्चर सेना बनाओ और ये बेगार प्रथा यही आपका काम करेगी। ठीक है, बाकी ब्रिटिश शासनकाल में हमें 3 प्रकार की प्रथाएं देखने को मिलती है, कुली बेगार, कुली उतार और कुली बर्दायस। और सबसे ज़्यादा जो आपका शोषण होता है बेगार प्रथा का वो ब्रिटिश शासनकाल में होता है, ध्यान रखने ये सारी चीज़ें। ठीक है, बाकी फिर आंदोलन आपको पता ही है, कुली बेगार आंदोलन कब होता है? 13-14 जनवरी 1921 को कुली बेगार आंदोलन होता है बागेश्वर में, उत्तरायणी मेले के अवसर पर। ठीक है, सरयू नदी के किनारे आंदोलन होता है 1921 में। बाकी 1921 में कुली बेगार प्रथा समाप्त होती है, लेकिन 2 जगह छोड़कर, 2 जगह, एक टिहरी रियासत और दूसरा अस्कोट रियासत, टिहरी और अस्कोट को छोड़कर बाकी 1921 में आपकी कुली बेगार प्रथा समाप्त हो जाती है। ठीक है, इन 2 जगह कब समाप्त होती है? 1923 में। तो ध्यान रखना, उत्तराखंड से पूरी तरह से कुली बेगार प्रथा कब समाप्त होती है? 1923 में।
करना भाई आपको यहाँ पे, ठीक है। देखो पाणा ईरानी कहाँ पर आपका, ये है आपका चमोली में, तोता घाटी आपका टिहरी में हो जाएगी, बोरारो घाटी आपकी अल्मोड़ा में हो जाएगी, ठीक है, और बैरों घाटी आपको उत्तरकाशी में हो जाएगी। यानी कि 1 3 2 4 1 3 2 4 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। देखो सही विकल्प का चयन करना आपको। खीर गंगा आपका देवराज श्रेणी, देखो खीर गंगा आपकी भागीरथी की सहायक नदी है भाई। भागीरथी और खीर गंगा का जो संगम होता है, भागीरथी और खीर गंगा का जो संगम होता है वो होता है आपका धराली, धराली यानी कि उत्तरकाशी में, जहाँ पर अभी क्या आई थी, बाढ़ आई थी भाई उत्तरकाशी, ठीक है। 5 अगस्त 2025 को धराली में बाढ़ आई थी। तो खीर गंगा किसकी सहायक नदी है, भागीरथी की सहायक नदी है। देखो खीर गंगा एक और भी है भाई, सरयू, सरयू और खीर गंगा, सरयू और खीर गंगा का जो संगम होता है ये होता है कपकोट, कपकोट यानी कि बागेश्वर, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक खीर गंगा आपकी भागीरथी की सहायक नदी है और एक खीर गंगा आपकी सरयू की सहायक नदी है भाई, ठीक है। चलो ब्यास गंगा, देखो ब्यास गंगा देवताल से नहीं निकलती है, ब्यास गंगा भी किसकी सहायक नदी है, ब्यास गंगा भी भागीरथी की सहायक नदी है भाई, भागीरथी, ठीक है, भागीरथी की सहायक नदी है ब्यास गंगा। देखो देवताल से, देवताल जो है, देवताल यानी कि कामेट पर्वत, कामेट पर्वत के पास देवताल है चमोली में, और यहाँ से निकलती है आपकी सरस्वती नदी, सरस्वती नदी, ठीक है। सरस्वती नदी जो अलकनंदा में, अलकनंदा में कहाँ पर मिलती है दोनों, इनका जो संगम है केशव प्रयाग। तो ध्यान रखना, जो कामेट पर्वत के देवताल से निकलती है आपकी सरस्वती नदी, और सरस्वती नदी आपका अलकनंदा में मिलती है केशव प्रयाग के पास। तो केशव प्रयाग किसका संगम है, अलकनंदा और सरस्वती का संगम है। बाकी सही हो जाएगा भाई आपका रुद्र गंगा, जो भागीरथी की सहायक नदी है, और ये निकलती है आपकी रुद्रगिरा ग्लेशियर से, ठीक है। रुद्रगिरा ग्लेशियर आपका उत्तरकाशी में है, और रुद्र गंगा भागीरथी की सहायक नदी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 44, राज्य की अधिकतर नदियों का जो प्रवाह है वो आपका कैसा है। देखो राज्य की अधिकतर नदियों का प्रवाह आपका दक्षिण से पूर्व दिशा की ओर है, ठीक है, दक्षिण दिशा की ओर और पूर्व दिशा की ओर राज्य में ज़्यादातर नदियाँ बहती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गलत विकल्प का चयन कीजिए आपको, ठीक है। तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, ठीक है भाई, तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। और तराई क्षेत्र का जो प्राचीन नाम है भाई, देखो तराई क्षेत्र को बोलते हैं, एक तो नौलखिया माल बोलते हैं, नौलखिया माल, ठीक है, नौलखिया माल तराई क्षेत्र को बोला जाता है, ठीक। राज्य में तराई क्षेत्र का विस्तार पौड़ी, नैनीताल जनपदों और दक्षिण में उधम सिंह नगर के अधिकांश क्षेत्र में। ये तो सही हो जाएगा भाई आपका, ठीक है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। यहाँ पर गलत छानना आपको, ठीक है। तराई क्षेत्र में कम पानी चाहने वाले फसलों की पैदावार अच्छी होती है, देखो ये गलत हो जाए, कम पानी चाहने वाली फसलों की नहीं भाई। देखो वहाँ पर तराई का क्षेत्र कैसा है भाई, तराई का क्षेत्र बहुत वहाँ पर अच्छी उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है, और जब अच्छी उपजाऊ मिट्टी है तो वहाँ पर कोई सी भी फसल हो अच्छी होगी, ठीक है। कम पानी वाली या ज़्यादा पानी वाली ऐसे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा, पाताल तोड़ तो इसका तराई क्षेत्र का प्राचीन नाम नौलखिया माल और 84 माल परगना, 84 माल परगना, ये भी तराई क्षेत्र का प्राचीन नाम है भाई, ठीक है, तो ध्यान रखना ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 46, असत्य विकल्प का चयन करना है आपको, ठीक है। देखो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने 1960 में जवाहरलाल नेहरू से गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी बनाने की मांग की। देखो गलत हो जाएगा भैया, ठीक है, क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने 1960 में जवाहरलाल नेहरू से तो कहा कि गैरसैंण को राजधानी बनाओ, लेकिन कैसी राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी, ग्रीष्मकालीन, और किसकी राजधानी, उत्तराखंड की नहीं, भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाओ, ठीक है। यहाँ पर उत्तराखंड दिया है तो गलत हो जाएगा। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने 1960 में जवाहरलाल नेहरू से गैरसैंण को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का सुझाव दिया था, ठीक है। दूधातोली श्रृंखला को उत्तराखंड का पामीर कहते हैं भाई, ठीक है भाई, दूधातोली श्रृंखला उत्तराखंड का पामीर कहते हैं, और दूधातोली श्रृंखला आपकी पौड़ी और चमोली में फैली है, 2 जिलों में, ये पौड़ी और चमोली में फैली है। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये जो दूधातोली श्रृंखला है भाई, दूधातोली जो पर्वत है ये 2 नदियों को पृथक करता है, एक पिंडर, ठीक है, एक रामगंगा नदी, और दूसरी पिंडर। तो ध्यान रखने, क्वेश्चन पूछा भी गया है कि पिंडर और रामगंगा नदी को पृथक करने वाला पर्वत या श्रृंखला कौन सी है, दूधातोली पर्वत श्रृंखला, ठीक है। पूछा गया क्वेश्चन है यूकेपीएससी 2024 में, पीसीएस में, कि रामगंगा और पिंडर नदी का जो आपका पृथक करने वाला पर्वत कौन सा है, ये दूधातोली श्रृंखला ही है, जो इन दोनों को अलग करता है, इन दोनों नदियों को। बाकी ऑप्शन देखना, तीसरा ऑप्शन देखना कि दूधातोली श्रृंखला से 5 नदियाँ निकलती है, ठीक है भाई, 5 नदियाँ निकलती है, लेकिन 5 नदियाँ कौन कौन सी है, पश्चिमी रामगंगा भी है, पश्चिमी नयार भी है, पूर्वी नयार भी है, लेकिन यहाँ पर गलत हो जाएगा, जटागंगा, जटागंगा नहीं है भाई, ठीक है। यहाँ पर एक हो जाएगी आपकी पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, ठीक है, पश्चिमी रामगंगा होगी, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, और आटागाड़ नदी एक हो जाएगी आपकी आटागाड़, ठीक है, और एक हो जाएगी आपकी बुन्नो नदी, बुन्नो नदी। तो ये 5 नदियाँ हैं, पश्चिमी रामगंगा, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार, आटागाड़ और बुन्नो नदी, ये 5 नदियाँ निकलती है, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो चौथा देखना यहाँ पर,
चौथा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या छाड़ना है, अच्छा चौथा भी है। चौथा देखना, दूधातोली स्थित कोदिया बगड़ में प्रतिवर्ष 12 जून को मेला लगता है, ठीक है भाई, 12 जून को मेला लगता है यहाँ पर कोदिया बगड़। देखो ये वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि कहाँ पर है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि आपकी हो जाएगी कोदिया बगड़ में, ठीक है, और ये पौड़ी में पड़ता है। और इन्हीं की याद में, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की याद में प्रतिवर्ष यहाँ पर 12 जून को क्या लगता है, मेला लगता है। यानी कि यहाँ पर क्या छाड़ना है भाई, ये तो सही हो गया आपका। यहाँ पर आपको छाड़ना है असत्य कथन छाड़ना है, पहला और तीसरा आपका असत्य हो जाएगा, बाकी 2 और 4 आपका सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए असत्य हो जाएंगे, बाकी 2 और 4 आपका सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ब्यास घाट किन 2 नदियों का संगम है भाई। देखो ब्यास घाट जो आपका पौड़ी में पड़ता है, ठीक है, पौड़ी में ब्यास घाट, यहाँ पर 2 नदियों का संगम है, गंगा और नयार नदी, ठीक है। गंगा नयार नदी का संगम ब्यास घाट के पास होता है, भैरव घाटी ब्यास घाट के पास, ठीक है। अच्छा, बाकी यहाँ पर देखना, जो नयार नदी है ये 2 नदियों से मिलकर बनती है, एक आपका पूर्वी नयार और एक आपका हो जाएगी पश्चिमी नयार। पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का जो संगम होता है ये होता है सतपुली के पास, सतपुली पौड़ी में पड़ता है। और इन दोनों नदियों का जो संगम है इसे बोला जाता है वैनतेयक तीर्थ। किन 2 नदियों के संगम को कहा जाता है, तो आपका है आपका पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार। फिर आगे सतपुली के बाद ये नयार के नाम से बहती है और ब्यास घाट के पास गंगा में मिल जाती है, ठीक है। तो पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का संगम कहाँ पर होता है, सतपुली के पास। बाकी भागीरथी और बिलंगना का संगम आपको पता है, गणेश प्रयाग, पुरानी टिहरी, गणेश प्रयाग में इन दोनों का संगम होता है। बाकी रुद्रगंगा भागीरथी की सहायक नदी है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सही मिलान कीजिए। तो आपको सही मिलान करना है यहाँ पर, ठीक है। जाड़ गंगा निकलती है भाई सुमेरु पर्वत के थांगला दर्रे से, सुमेरु पर्वत के उत्तरकाशी में सुमेरु पर्वत के थांगला दर्रे से, थांगला दर्रा, ठीक है, थांगला दर्रा के सुमेरु पर्वत से निकलती है जाड़ गंगा, जो कि आपकी लंका नामक स्थान पर उत्तरकाशी में भागीरथी से मिल जाती है। अस्सी गंगा निकलती है डोडी ताल से, ठीक है, अस्सी गंगा डोडी ताल यानी कि उत्तरकाशी में है, उत्तरकाशी। और अस्सी गंगा भी भागीरथी की सहायक नदी है, जो गंगोरी नामक स्थान उत्तरकाशी में पड़ता है, वहाँ पर भागीरथी से मिलती है। गंगोत्री नामक स्थान पर अस्सी गंगा और भागीरथी का संगम होता है। सरस्वती नदी आपका कामेट पर्वत के देवताल से निकलती है और केशव प्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। बाकी ऋषि गंगा नीलकंठ पर्वत से निकलती है चमोली में, और बद्रीनाथ के पास अलकनंदा में मिल जाती है, अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा में मिल जाती है। तो ध्यान रखना यहाँ पर ऋषि जो गंगा है वो अलकनंदा की सहायक नदी है। ये ऋषि गंगा 2 हो जाएगी भाई, ऋषि गंगा 2 है, ठीक है, ऋषि गंगा 2, एक ऋषि गंगा फर्स्ट है। चलो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 4 2 1 3, 4 2 1 3 यानी कि ऑप्शन 4 2 1 3, ठीक है, ऑप्शन ए 4 2 1 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गुप्त वंश से संबंधित प्रयाग प्रशस्ति उत्तराखंड के राजवंश की जानकारी मिलती है। यह किसके द्वारा लिखी गई है भाई, ये लिखी गई है हरिसेन के द्वारा। और हरिसेन किसका राजकवि था भाई, हरिसेन समुद्रगुप्त का राजकवि था, और हरिसेन के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक, इसमें उत्तराखंड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है, क्योंकि समुद्रगुप्त ने उत्तराखंड पर आक्रमण किया था, ठीक है। समुद्रगुप्त उत्तराखंड के करतरपुर राज्य तक पहुंच गया था, करतरपुर चमोली के आसपास का राज्य था, वहां तक युद्ध करते करते पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद उससे आगे नहीं बढ़ता है, वापस चले जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, भारत में उपनिवेशिक काल में विटली आयोग 1929 का उद्देश्य था, ठीक है, क्या उद्देश्य था इसका भाई, देखो इसका उद्देश्य था श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों में पर प्रतिवेदन पर सिफारिश प्रस्तुत करना, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 51, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना। देखो गलत कथन यहाँ पर क्या होगा, देखो जैव विविधता का इंसाइक्लोपीडिया आपका कहा जाता है अनुपसा को, अनुपसा, ठीक है। शिव प्रसाद डबराल को उत्तराखंड का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं भाई, जैव विविधता का नहीं कहते हैं, ठीक है। नीलावर पंत पहले वैज्ञानिक हैं जिन्हें सबसे पहले पद्मश्री मिला, ठीक है, 1984 में। गलत आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। एवरेस्ट के देवता, पगली का प्रलाप, ठीक है, ये सारी पुस्तकें किसकी है भाई, ये विद्यावती डोभाल की है, ये भी सही हो जाएगा। ब्रिटिश शासनकाल द्वारा कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर की विभूषित, यानी कि ये जो विभूषण दिया गया था ये आपका नैन सिंह रावत को दिया गया था, ठीक है, यानी कि गलत आपका ए हो जाएगा। बाकी इनकी एक पुस्तक है भाई अक्षांश दर्पण, अक्षांश दर्पण, ध्यान रखना पटवारी में पूछा गया था ये क्वेश्चन 2023 में। अक्षांश दर्पण नामक पुस्तक इसने लिखी है नैन सिंह रावत में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 52, राज्य में टैग ऑफ द ईयर 2025, देखो राज्य में टैग ऑफ द ईयर 2025-26 घोषित किया गया है। एक तो आपका इसका हो जाएगा आपका सभी, यानी कि ऑप्शन डी, बनकटिया ग्लेशियर आपका पिथौरागढ़ में है भाई, इसे भी टैग ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। गुलाबी कांटा आपका उत्तरकाशी में हो जाएगा, उत्तरकाशी में, ठीक है। चिनाव घाटी आपकी चिनाव वैली चमोली में हो जाएगी।
तो इन तीनों को इस बार 2025-26 में क्या घोषित किया गया है, ट्रैक ऑफ द ईयर। 2024 का भी ध्यान रखना भाई, 2024 में ट्रैक ऑफ द ईयर सिनला दर्रा पिथौरागढ़ में है, ठीक है, और सरुताल बुग्याल यानी कि जो उत्तरकाशी में है, इन दोनों को 2024 में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनना है आपको, ठीक है। तो गलत कथन देखना भाई आपका, देश का प्रथम पॉलिनेटर पार्क, तो देश का प्रथम पॉलिनेटर पार्क आपका हो जाएगा हल्द्वानी में, ठीक है, और ठीक है ये हल्द्वानी में हो जाएगा आपका। पहला हेल्थ एटीएम देहरादून के सचिवालय में खोला गया था, सचिवालय, ठीक है। हाउस ऑफ हिमालय की शुरुआत 2024, देखो 9 दिसंबर 2023 को होती है, ठीक है। हाउस ऑफ हिमालय ये उत्तराखंड के जो स्थानीय उत्पाद है भाई, उसका एक ब्रांड है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसकी शुरुआत 9 दिसंबर 2023 को होती है, ठीक, देहरादून में। ध्रुव सेना ऑपरेशन, देखो ध्रुव सेना ऑपरेशन धराली में जो अभी बाढ़ आई थी उत्तरकाशी, ठीक है, जो खीर गंगा नदी थी, खीर गंगा भागीरथी की सहायक नदी, उसमें एक बाढ़ आई थी अभी 5 अगस्त 2025 को। तो वहाँ पर कौन सा ऑपरेशन सेना के द्वारा चलाया गया था, ध्रुव ऑपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर गलत क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव करना भाई आपको, ठीक है। तो सही कथन देखना यहाँ पर, पहला देखना कि सबला योजना आपकी है 19 नवंबर 2010 की है, ठीक है। और सबला योजना जो है ये पूर्व में चली किशोरी शक्ति योजना के नाम से बाद में 2010 में सबला योजना के नाम से शुरू किया गया था 2010 में, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर किशोरियाँ जो है 11 से 18 साल की जो किशोरियाँ हैं उन्हें सशक्त बनाने के लिए, 11 से 18 वर्ष की किशोरियाँ उन्हें सशक्त बनाने के लिए सबला योजना शुरू की गई है। मिशन गौरा शक्ति 2021 में शुरू किया गया था, ठीक है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन गौरा शक्ति 2021 में। तिमूर मिशन प्रारंभ किया गया है, तिमूर मिशन पिथौरागढ़ से तिमूर मिशन प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा भाई, पीएम मातृ वंदना योजना 2019 की है, और 2019 2 दिसंबर 2019 की है ये, 2 दिसंबर 2019, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब कोई महिला पहली बार माँ बनती है, पहली बार माँ बनने पर उन्हें सरकार के द्वारा 5,000 रुपये इस योजना के तहत दिया जाता है, पीएम मातृ वंदना योजना के तहत, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 55, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए, ठीक है। उच्च शिक्षा एवं परीक्षा परिषद रामनगर में है, ठीक है भाई, उच्च शिक्षा एवं परीक्षा परिषद रामनगर में है, जो कि 2001 में बना। उत्तरांचल विद्यालय शिक्षा अधिनियम ये 2006 में आया था, ठीक है, 2006 में आया था, यानी कि गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। उच्च शिक्षा निर्देशालय हल्द्वानी में है, ये भी 2001 में बना था, ठीक है। बाकी प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय श्रीनगर में है, ये 2003 में बना था भाई, ठीक है। चलो 56 क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है, ठीक है। सही कथन देखना है यहाँ पर, देखो प्रोजेक्ट शिक्षा का संबंध कंप्यूटर से है, देखो कंप्यूटर से है, जो ये प्रोजेक्ट शिक्षा है ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा शुरू की गई है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है, प्रोजेक्ट शिक्षा। और इसमें क्या होता है, जो छात्र और शिक्षक होते हैं उन्हें कंप्यूटर में साक्षर बनाना है, यानी कि उन्हें कंप्यूटर सिखाकर उन्हें छात्रों को और शिक्षकों को कंप्यूटर में साक्षर बनाना इस प्रोजेक्ट शिक्षा का क्या है, उद्देश्य है। चलो 10 कुमार चरित्र का जो कुमाऊनी अनुवाद किया था वो ज्वालादत्त जोशी ने किया था भाई, ठीक है ये। और ज्वालादत्त जोशी वही व्यक्ति है जो हमारे उत्तराखंड से 1886 का जो आपका अधिवेशन होता है कांग्रेस का, कोलकाता अधिवेशन, उसमें भाग लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना 1886 का जो कोलकाता अधिवेशन होता है, ठीक है, 1886 का, उसमें कुमाऊं से कौन व्यक्ति भाग लेते हैं, तो ज्वालादत्त जोशी। और इन्होंने क्या किया था, 10 कुमार चरित्र का भी कुमाऊनी अनुवाद किया था। देव संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार में भाई, देव संस्कृत विश्वविद्यालय का मतलब शांति कुंज की बात कर रहा है ये, शांति कुंज देव संस्कृत विद्यालय के नाम से शुरू किया गया था, और इसकी स्थापना 2002 में हुई थी हरिद्वार में, ठीक है। और वैद गायत्री ट्रस्ट के द्वारा इसका संचालन किया जाता है आपका देव संस्कृत विद्यालय के द्वारा, ठीक है। देश की प्रथम टरबाइन रनर स्थापित की गई, देखो देश की प्रथम टरबाइन रनर जो स्थापित की गई है वो टिहरी में की गई है, टिहरी, ठीक है, टिहरी जिले में देश की प्रथम टरबाइन रनर स्थापित की गई है। चलो यहाँ पर सही छाड़ना आपको सही हो जाएगा 1 2 3, यानी कि ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 57, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनना आपको। देखो नई युवा नीति आपकी 2023 में आई थी भाई, ठीक है, तो गलत पहला ही हो गया आपका, 2023 में आई थी। और प्रथम युवा नीति तो प्रथम युवा नीति आपकी 2011 की है भाई, ठीक है। चलो हिम पहरी योजना 2022 में शुरू की गई थी, ठीक है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए और पलायन को रोकने के लिए हिम पहरी योजना शुरू की गई थी 2022 में, ठीक है। मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना 12 फरवरी 2023 को आपका शुरू की गई थी, पौड़ी जिले से शुरू की गई थी, ठीक है।
इसमें क्या होता है 3 सिलेंडर आपको मुफ्त में दिए जाते हैं इस योजना के तहत। यूथ क्लब की स्थापना 1903 में हुई थी। ठीक है भाई, यूथ क्लब का मतलब ये हैप्पी क्लब की बात कर रहा है भाई, हैप्पी क्लब। हैप्पी क्लब जो अल्मोड़ा में बना था आपका, हैप्पी क्लब 1903 में। ठीक है, अल्मोड़ा में गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा इस यूथ क्लब या हैप्पी क्लब की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसमें क्या है, युवाओं को जागरूक करना होता था। ठीक है, और उन्हें जन चेतना यानी कि सामाजिक व्यवस्था में उसको सुधार करना था, या फिर आपका आंदोलन में उनको भागीदारी निभानी थी, इसलिए यूथ क्लब की स्थापना की गई थी, या फिर हैप्पी क्लब की स्थापना गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा 1903 में। एक आपका हुक्का क्लब भी बनता है। हुक्का क्लब 1906 में बनता है चिरंजीवी लाल शाह के द्वारा, ऐसा कुछ नाम है, चिरंजीवी लाल शाह के द्वारा 1906 में हुक्का क्लब का भी गठन किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पर। देखो, निम्नलिखित में से मनिया मंदिर समूह और कचेरी मंदिर समूह कहाँ पर है? ये हो जाएगा आपका द्वाराहाट में, द्वाराहाट यानी कि अल्मोड़ा। ठीक है, राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह तो आपका कौन सा हो जाएगा? जागेश्वर मंदिर समूह। जागेश्वर मंदिर समूह राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह हो जाएगा। ठीक है, और जागेश्वर मंदिर समूह का सबसे प्राचीन जो मंदिर है वो है महामृत्युंजय मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर है जागेश्वर मंदिर समूह का, और सबसे बड़ा मंदिर है गुज्जरदेव मंदिर। ठीक है, गुज्जरदेव मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक, बाकी थैली आर्ट मंदिरों का समूह, थैली आर्ट मंदिरों का समूह अगर आपसे पूछे, थैली आर्ट मंदिरों का समूह तो बैजनाथ है। थैली आर्ट मंदिरों का समूह, थैली आर्ट मंदिरों का समूह आपका बैजनाथ हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उत्तराखंड बजट 2025-26 किस मॉडल पर आधारित है भाई? तो उत्तराखंड का जो बजट है 2025-26 वो किस मॉडल पर आधारित है? तो ये हो जाएगा आपका ज्ञान मॉडल पर। ठीक है, ज्ञान मॉडल। ठीक, देखो उत्तराखंड बजट 2025-26 पहली बार ऐसा बजट है जो 1 करोड़ से भी ऊपर चले गया। ठीक है, 1 लाख से ज़्यादा जो बजट है, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा इस बार का बजट है। ठीक है, और बाकी ये किस मॉडल पर आधारित है? ज्ञान का मतलब है, देखो जी से आपका है गरीब, वाई से आपका युवा हो जाएगा। ठीक है, ए से आपका हो जाएगा अन्नदाता, और एन से हो जाएगा आपका नारी शक्ति। ठीक है, तो इसका ये है आपका इस मॉडल पर आधारित है। बाकी जो इस बजट को, इसमें जो बजट की जो प्राथमिकता है वो है नमो यानी कि नवाचार, आत्मनिर्भर, महान, विरासत, ओजस्वी। जो इसकी बजट की जो विशेषता है वो है नमो। ठीक है, यानी कि नमो के हो जाएगा आपका, एन से हो जाएगा आपका नवाचार, ए से हो जाएगा आपका आत्मनिर्भर, और एम से हो जाएगा आपका महान, विरासत, और ओ से हो जाएगा आपका ओजस्विता। ठीक है, तो ध्यान रखना ये कि जो हमारा उत्तराखंड का बजट है, बजट 2025-26, इसकी जो प्राथमिकता है वो है नमो, और किस मॉडल पर आधारित है? ज्ञान मॉडल पर। ठीक है, दूसरा यहाँ पर 7 क्षेत्र यानी कि 7 बिंदुओं को मुख्य फोकस दिया गया है। ठीक है, 7 बिंदुओं पर मुख्य फोकस इस बजट में दिया गया है, 7 बिंदुओं पर। ये सारी चीज़ें भाई ध्यान रखनी है बजट 2025-26 में। तो बजट 2025-26 अभी आपका वीडियो का पेपर है तो उसमें जरूर पढ़ के जाना कि उत्तराखंड का बजट 2025-26। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, खसियाबाड़ा परियोजना किस जनपद में स्थित है भाई? खसियाबाड़ा परियोजना आपकी हो जाएगी पिथौरागढ़ में। ठीक है, पिथौरागढ़ में आपकी एक नदी है पूर्वी धौली गंगा के ऊपर आपकी ये परियोजना हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। देखो, उत्तराखंड में सहकारिता आंदोलन के जनक R.K. वर्मा को कहा जाता है। ठीक है भाई, उत्तराखंड में सहकारिता आंदोलन के जनक R.K. वर्मा है। बिंद्रा नामक गढ़वाली जो नाटक है ये लिखा है पुरुषोत्तम डोभाल ने। ठीक है, ये भी ठीक है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया हो जाएगा आपका सेलाकुई में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आपका कहाँ पर है? सेलाकुई यानी कि देहरादून। सरकारी विभागों एवं संस्थानों की सूचना प्राप्त करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है सरकार के द्वारा? उत्तरा पोर्टल, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन डी। ठीक है सभी। चलो नेक्स्ट देखो 62, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना भाई आपको यहाँ पे। ठीक है, तो गलत कथन छाड़ना है यहाँ पर। तो पहला देखना कि जो पूछ रहा है बंगाल सेपियर्स एंड माइनर्स ग्रुप सेंटर। ठीक है, तो ये आपका लंडोर छावनी में नहीं है, ये आपका हो जाएगी रुड़की छावनी में। ठीक है, रुड़की छावनी में हो जाएगा ये, रुड़की छावनी। और रुड़की छावनी आपका 1853 में बनी थी। ठीक है, लंडोर छावनी जो है आपका मसूरी में है, मसूरी, ये बनी थी आपकी 1872 में। ठीक है, तो पहला ही आपका गलत हो गया भाई। बंगाल सेपियर्स एंड माइनस ग्रुप सेंटर कहाँ पर है? रुड़की छावनी में। बाकी भारत के प्रथम फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ है। ठीक है, खेल अकादमी बनी आपकी 2001 में देहरादून में। और हमारा जो राज्य खेल है फुटबॉल वो 2011 को घोषित किया गया था, और खेल अकादमी 2001। साहसिक खेल अकादमी 2014 में बनी थी टिहरी में, टिहरी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से कौन सा
कौन सा राज्य से निशानेबाज खिलाड़ी नहीं है। देखो अभिनव बिंद्रा भी है, ये देहरादून से आपके, ठीक है, निशानेबाज है, शूटर। जसपाल राणा टिहरी से हैं, ठीक है, सुभाष राणा भी टिहरी से हैं। मीर रंजन नेगी, ठीक है, ये आपके अल्मोड़ा से है और ये हॉकी के खिलाड़ी है, हॉकी कोच रह चुके हैं, ठीक है, हॉकी के कोच रह चुके हैं आपका मीर रंजन नेगी। तो ये आपका क्या होगी भाई, ये निशानेबाजी से नहीं है। बाकी यहाँ पर ध्यान देना अभिनव बिंद्रा जो है आपके, इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार, इनको अर्जुन पुरस्कार मिला है भाई 2000 में, ठीक है, अर्जुन पुरस्कार मिला था इन्हें 2000 में, अर्जुन पुरस्कार मिला इन्हें 2000 ईस्वी में। 2002 में इन्हें मिला था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, और पद्म श्री इन्हें मिला है 2009 में। तो ध्यान रखना 2009 में अभिनव बिंद्रा को पद्म श्री मिला है और 2002 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है और 2000 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला है। जसपाल राणा को अर्जुन पुरस्कार मिला था 1994 में, इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था 1994, ठीक है, और इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिला है भाई 2019 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार जसपाल राणा को मिला है 2019 में, ठीक है। बाकी जसपाल राणा के भाई है सुभाष राणा, इनको 2025 में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला भाई, ध्यान रखना ये चीज़। करंट में 2025 में राज्य के किस व्यक्ति को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है, तो वो हो जाएंगे आपके कौन, सुभाष राणा, ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 64। जवाहरलाल नेहरू ने किसे आयरन बॉल ऑफ इंडिया की उपाधि दी? तो जवाहरलाल नेहरू ने त्रिलोक सिंह बसेड़ा को आयरन बॉल ऑफ इंडिया की उपाधि दी और त्रिलोक सिंह बसेड़ा किससे संबंधित है भाई, फुटबॉल से, ठीक है। वंदना कटारिया जिसे हैट्रिक गर्ल भी कहते हैं, हैट्रिक गर्ल, अगर आपसे पूछे राज्य में हैट्रिक गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है, वंदना कटारिया हॉकी से संबंधित है। राम बहादुर छेत्री ये भी फुटबॉल से है भाई, फुटबॉल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। देखो राज्य में पर्वतारोहण की शुरुआत, राज्य में सबसे पहले पर्वतारोहण की शुरुआत 1905 में हुई थी। टीजी लॉन्ग स्टॉप, ठीक है, ये वो व्यक्ति होते हैं जो 1905 में नंदा देवी पर्वत जो राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत है उसकी चढ़ाई करते हैं, लेकिन क्या हो जाते हैं भाई, असफल हो जाते हैं, पूरा चढ़ नहीं पाते हैं, असफल हो जाते हैं। लेकिन सबसे पहले जो नंदा देवी पर्वत की चढ़ाई करने हैं टीजी लॉन्ग स्टॉप है, इन्होंने ही यहाँ पर पर्वतारोहण की शुरुआत की थी, लेकिन असफल हो जाते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि सबसे सफल व्यक्ति कौन है, यानी कि नंदा देवी का आरोहण कब हुआ था, 1936 में, ठीक है। विल टिलमैन नाम के व्यक्ति होते हैं, दो अंग्रेज, विल टिलमैन और नियोल ओडल। विल टिलमैन और नियोल ओडल जो दो व्यक्ति होते हैं 1936 में क्या करते हैं, ये नंदा देवी पर्वत का आरोहण करते हैं, ये सफल हो जाते हैं भाई। तो ध्यान रखना यहाँ पर सबसे पहले कौन चढ़ते हैं, टीजी लॉन्ग स्टॉप, लेकिन असफल हो जाते हैं। और नंदा देवी पर्वत का जो सफल आरोहण होता है, सबसे पहले नंदा देवी पर्वत की चढ़ाई पूरी करते हैं विल टिलमैन और नियोल ओडल 1936 में, ठीक है। चलो हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना होती है 1954 में और ये बनता है दार्जिलिंग में होती है इसकी स्थापना, ठीक है, 1954 में। बाकी 1965 में आपका उत्तरकाशी में नीम बनता है, नीम, ठीक है। नेहरू पर्वतारोहण पर्वतारोहण संस्थान अगर आपसे पूछे उत्तरकाशी में है और इसकी स्थापना 1965 में होती है। बाकी चंद्रप्रभा ऐतवाल को बचेंद्री पाल को पद्मश्री, देखो बचेंद्री पाल को पद्मश्री मिला था 1986 में, ठीक है, 1984 में इन्हें पद्मश्री मिला था, जब इन्होंने क्या किया था, विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट का फतेह किया था। चंद्रप्रभा ऐतवाल को राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 1994, ठीक है भाई। यहाँ पर क्या छाड़ना है, निम्नलिखित में से सही कथन छाड़ना है। तो पहला सही है, ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा, तीसरा भी गलत हो जाएगा, 1 और 4, यानी कि 1 और 4 सही हो जाएंगे, ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 66। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला हर्षवंती बिष्ट होती है भाई, ठीक है, पहली महिला है जो भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की अध्यक्ष बनती है। दूसरी चीज ध्यान रखना यहाँ पर, हर्षवंती बिष्ट और चंद्रप्रभा ऐतवाल राज्य की पहली महिला हैं दोनों जिन्होंने नंदा देवी पर्वत का आरोहण किया। नंदा देवी पर्वत का आरोहण करने वाली राज्य की प्रथम महिला 1981 में जो इस पर्वत पर चढ़ती है, चंद्रप्रभा ऐतवाल और हर्षवंती बिष्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 67। 2006 में परिसीमन होता है भाई, ठीक है। तो 2006 में जो परिसीमन होता है उसमें उत्तराखंड विधानसभा की किस सीट को समाप्त किया गया। देखो 2006 में परिसीमन होता है, ठीक है, और 2006 में परिसीमन होता है तो 2008 में ये अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपते हैं, सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाती है, ठीक है। इसमें यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा कि इसमें कौन सी सीट को हटाया जाता है। देखो 2006 के परिसीमन के आधार पर 6 पर्वतीय सीटों को हटाया जाता है, 6 पर्वतीय सीट, विधानसभा की 6 पर्वतीय सीट को हटाया जाता है और 6 मैदानी सीट को जोड़ा जाता है, 6 मैदानी सीटों को जोड़ा जाता है,
ठीक है। विधानसभा की 6 मैदानी सीटों को जोड़ा जाता है और 6 पर्वतीय सीटों को हटाया जाता है परिसीमन 2006 के अनुसार। तो यहाँ पर ध्यान देना कौन कौन सी सीट हटाई गई, ठीक है। देखो 6 कौन कौन सी सीट है, एक है आपका धूमाकोट, ठीक है, थलीसैंण, धूमाकोट और थलीसैंण आपका ये है पौड़ी में, पौड़ी में। एक आपका नंदप्रयाग, नंदप्रयाग, नंदप्रयाग आपका चमोली में हो जाएगा, ठीक है। बिकियासैंण, बिकियासैंण आपका है अल्मोड़ा में। कांडा, ठीक है, कांडा, कांडा बागेश्वर में। देखो 6 कौन कौन सी सीटें हैं जो हटाई गई है, 6 हटाई गई सीटें, 6 हटाई गई सीटें पर्वतीय क्षेत्र में, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र। तो एक है आपकी थलीसैंण, थलीसैंण और धूमाकोट, धूमाकोट ये हो जाएगी आपकी पौड़ी में, ठीक है। एक है आपका है नंदप्रयाग, नंदप्रयाग हो जाएगा आपका चमोली में, ठीक है। एक आपकी है बिकियासैंण, बिकियासैंण, बिकियासैंण हो जाएगी आपकी अल्मोड़ा में, ठीक। एक है आपका कांडा, कांडा सीट हटाई गई थी, ये हो जाएगी आपकी बागेश्वर में। और एक आपका कनाली छीना, कनाली छीना, कनाली छीना हो जाएगी आपकी पिथौरागढ़ में, ठीक है। तो ये 6 सीटें पर्वतीय क्षेत्र की 6 सीटें हटाई गई थी भाई, और जब 2006 का परिसीमन हुआ था। थलीसैंण धूमाकोट पौड़ी में है, नंदप्रयाग चमोली में, बिकियासैंण अल्मोड़ा में, कांडा, कांडा जो सीट है बागेश्वर में, कनाली छीना पिथौरागढ़ में। जब ये 6 सीटें हटाई गई तो 6 सीटें जोड़ी भी गई थी, ठीक है। तो 6 सीटें मैदानी कौन कौन सी जोड़ी गई, मैदानी में 6 सीटें कौन कौन सी जोड़ी गई है, एक है BHEL और हरिद्वार ग्रामीण, हरिद्वार ग्रामीण, ठीक है। 2 सीट ये जोड़ी गई, ठीक है। एक आपका रायपुर, रायपुर जोड़ी गई, रायपुर सीट देहरादून। और एक आपका लाल कुआं, लाल कुआं, लाल कुआं नैनीताल में है, ठीक है। तो 5 सीटें ये है। और एक आपका हो जाएगी नानकमता, सॉरी 4, और नानकमता और किच्छा, किच्छा और नानकमता, नानकमता, ठीक है। तो ये 6 सीटें जोड़ी गई और 6 सीटें हटाई गई। तो ध्यान रखना जब 2006 का परिसीमन हुआ था तो उसमें कौन कौन सी सीट हटाई गई, मैदानी में 6 सीटें जोड़ी गई, BHEL और हरिद्वार ग्रामीण हरिद्वार में है, रायपुर देहरादून, लाल कुआं आपकी नैनीताल में, किच्छा और नानकमता आपका उधम सिंह नगर में ये जोड़ी गई है। हटाई गई आपकी थलीसैंण धूमाकोट पौड़ी नंदप्रयाग चमोली में, बिकियासैंण आपका अल्मोड़ा में, कांडा बागेश्वर और कनाली छीना पिथौरागढ़ में। तो अब यहाँ पे देखो कौन सी सीट हटाई गई है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी नंदप्रयाग, ठीक है। नंदप्रयाग इसका आंसर हो जाएगा, नंदप्रयाग, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 68, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। उत्तराखंड आंदोलन का दस्तावेज रचना लिखी है पद्मेश बुढ़ाकोटी, ठीक है भाई ठीक है। उत्तराखंड आंदोलन का जो दस्तावेज रचना है ये पद्मेश बुढ़ाकोटी ने लिखी है, पुस्तक है पहला गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट में बनने जा रहा है, ठीक है। सविता कंसवाल का संबंध आपका हो जाएगा पर्वतारोही, ये आपका पर्वतारोही है भाई। सविता कंसवाल के बारे में आपने सुना होगा कि द्रौपदी का डांडा जो उत्तरकाशी में है वहाँ पर भूस्खलन आया था 2022 में, तो वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी भाई, ठीक है। चलो बाकी यहाँ पर गलत छाड़ना आपका गलत हो जाएगा भाई, आपका ऑप्शन डी, ठीक है। CM हेल्पलाइन नंबर आपका 1905 है 1905, ठीक है। और ये ये आपका 23 फरवरी 2019 को इसका शुभारंभ किया गया था, 23 फरवरी 2019 को, यानी कि 2020 यहाँ पर गलत हो जाएगा, 23 फरवरी 2019 को इसका शुभारंभ किया गया था। चलो 69 क्वेश्चन है, गढ़वाल में सामूहिक कार्य के लिए लगाए जाने वाले प्रति परिवार के हिस्से को, देखो जब कभी भी सामूहिक कार्यक्रम होता है तो वहाँ पर गढ़वाल में उसे बोलते हैं, जब सभी लोग वहाँ पर देते हैं पैसा देते हैं तो उसे बोलते हैं फांट, ठीक है। तो ध्यान रखना फांट बोलते हैं। गढ़वाल में सामूहिक कार्य के लिए लगाए जाने वाले प्रत्येक परिवार का जो हिस्सा होता है उसे बोलते हैं फांट। बाकी घटवाड़ी आप जानते हो भाई कि जब आटा पिसवाने के लिए ले जाते हैं, ठीक है, आटा पिसवाने के लिए ले जाते हैं मशीन में पीसने के लिए घराट में, तो उसे बोलते हैं घटवाड़ी। और भगवाड़ी क्या होता है, भगवाड़ी, भगवाड़ी होता है कि जब आटा पिस जाता है उसके बाद आटे का कुछ भाग किसको दिया जाता है, जो वहाँ पर आटा पिसने वाला होता है उसको दिया जाता है, उसे बोलते हैं भगवाड़ी, ठीक है। तो ध्यान रखनी ये चीज़ है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो, उत्तराखंड में मिट्टी के डेलों को फोड़ने के लिए किस कृषि यंत्र का प्रयोग किया जाता है, देखो उसका इसमें यहाँ पर किया जाता है हल का प्रयोग, ठीक है। चलो नसीड़ा क्या होता है भाई, नसीड़ा हल में लगाया जाता है, एक आपका जो बैलों के ऊपर होता है आपका जो उसका जो लंबा सा डंडा होता है उसे बोलते हैं नसीड़ा, सॉरी नसीड़ा आपका होता है जो आपका हल में जो नीचे आपका जोतने के लिए लगाया जाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं नसीड़ा। जो ज़मीन के अंदर जाता है उसे, जिससे हल जोता जाता है उसे नसीड़ा बोलते हैं।
चलो बाकी आपका जीएस का क्वेश्चन होगा, ठीक है। जीएस के क्वेश्चन देखना। भारत, इनमें से कौन सा कथन सही है? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की आधिकारिक गणना 1949 में की गई थी। तो ये बिल्कुल एकदम सही बोल रहा है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो 1949 में की गई थी। और किसने की थी? इसकी जनगणना की थी राष्ट्रीय आय समिति ने की थी। पहला क्वेश्चन तो सही है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। बिल्कुल दोनों के दोनों ही सही करा। ये जो राष्ट्रीय आय समिति थी ना, इसका गठन किया गया 1949 में, और फिर 1949 में ही क्या है, पहली बार आधिकारिक जनगणना की गई थी राष्ट्रीय आय समिति के द्वारा। लेकिन अभी जो है राष्ट्रीय आय समिति के द्वारा भारत की जनगणना नहीं होती, सॉरी गणना नहीं की जाती है राष्ट्रीय आय की। तो राष्ट्रीय आय की गणना इसके बाद कौन करता है? ये मतलब अभी कौन करता है? तो जो हमारी क्या होती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है वो करता था, और अभी कौन कर रहा है? अभी उसके बाद कोई और ही कर रहा है। तो अगले क्वेश्चन में आ रहा है, क्वेश्चन और भी है इस टाइप का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिलहाल आर और पी दोनों के दोनों ही क्या है, सही है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। देखो ये है आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ये देखना आप लोग, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO का विलय कर कब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO का गठन किया गया है ना। तो अगर आप इसकी फुल फॉर्म देख दो, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है ना। इसकी फुल फॉर्म देखोगे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है। और इसका जो क्या कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, मतलब नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस बोलो या ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस है वही, है ना। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे तो इन दोनों का जो मतलब क्या विलय किया गया, किसका? CSO का और NSSO, इन दोनों का जो विलय किया गया था ये 2019 में किया गया था। और 2019 में फिर राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन कार्यालय मतलब किसका गठन किया गया था? क्या बनाया गया था? इनकी जगह NSO बनाया गया था, मतलब इसी का नाम चेंज करके जो ये सेंट्रल था, सेंट्रल की जगह क्या कर दिया? नेशनल कर दिया। और 2019 तक केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता था राष्ट्रीय आय की गणना, और 2019 के बाद अब राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? NSO करता है, यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 2019 में इसका विलय हुआ था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही मिलान कीजिए। देखो भाई यहाँ पे सही मिलान करना हमने कि राष्ट्रपति, देखो जो एक मतलब आप यहाँ पे देखना कि जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए कोटा है वो अनुच्छेद 55 में है ना। 55 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए कोटा तो है ही, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो प्रक्रिया है ना, क्या है प्रक्रिया, जिसको हम बोलते हैं ना एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत पद्धति, तो उसी में राष्ट्रपति चुनाव के लिए कोटे की भी चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद 55 में ही है ना। यहाँ पे देखो राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद में? तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 54 में। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है, मतलब राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाएगा, मतलब जिस निर्वाचन आयोग है राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा, तो ये तो अनुच्छेद 54 में। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि से होगा? ये अनुच्छेद 55 में, और उसी में राष्ट्रपति चुनाव की विधि या प्रक्रिया बोल सकते हो, और उसी में आपका कोटा भी है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में? तो राष्ट्रपति का पद जो अनुच्छेद 52 में, और जो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, राष्ट्रपति का कार्यकाल किसमें? अनुच्छेद 56 में है, और कितने वर्ष का है? तो 5 वर्ष का। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। तो क्या हो जाएगा आंसर? तो पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा, तो सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन साइरस तारे के लिए सही है ना। एक साइरस तारा है जो मतलब सौर मंडल का सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा है ना, हमारे सौर मंडल से जो दिखाई देता है वो सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा कौन सा है? साइरस तारा है भाई, ये तो आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या कह रहा है इसके बारे में कि इसे डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है, जो कैनिस मेजर तारामंडल में स्थित है। बिल्कुल सही कह रहा है कि डॉग स्टार तारामंडल में स्थित, इसको डॉग स्टार के नाम से जाना जाता है, और कैनिस मेजर तारामंडल में स्थित है, सौर मंडल का सबसे चमकीला तारा है ये। तो ये बिल्कुल एकदम, ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल सही है। रात के समय दक्षिण दिशा में देखा जाता है, जो समुद्री यात्रियों को दिशा दिखाने में मदद करता है। बिल्कुल समुद्री यात्रियों को दिशा दिखाने में मदद करता है, लेकिन ये दक्षिण दिशा में नहीं दिखाई देता है। ये किस दिशा में दिखाई देता है? रात को उत्तर दिशा में। ये ध्यान रखना है, रात को उत्तर दिशा में दिखाई देता है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये मतलब आपका गलत हो गया यहाँ पे। साइरस भी अधिक बड़ा और चमकीला है। देखो साइरस जो है दो समूह में, मतलब ये दो भागों में है ना, दो है। एक तो है आपका क्या है? साइरस ए, और एक है आपका क्या? साइरस बी। एक साइरस ए और एक साइरस बी है। तो जो साइरस बी है ना वो कम चमकीला और छोटा है, जो साइरस ए है वही अधिक बड़ा भी है और ज्यादा चमकीला भी साइरस ए है। तो ये भी गलत बोला, तो क्या हो जाएगा आंसर? ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प सही है? इनमें से कौन सा विकल्प सही है? 1 डिग्री अक्षांशीय दूरी लगभग, देखो अब यहाँ पे आप लोग देखना, जो अक्षांश रेखाएं होती है वो कैसे खींची जाती है? ऐसे खींची जाती है भाई, अक्षांश रेखा है ना, ये अक्षांश रेखा है, ये अक्षांश रेखा है, ठीक है। और ये वाली है, ये जो ऐसे खींची जाती है पृथ्वी पर, इस तरीके से खींची जाती है, इस तरीके से, ये क्या होती है? देशांतर रेखाएं होती है ना, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। तो क्या होता है कि 1 डिग्री अक्षांशीय दूरी लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होती है, तो बिल्कुल एकदम सही है। दूसरा कह रहा 1 डिग्री देशांतर की दूरी भूमध्य रेखा पर लगभग, जो भूमध्य रेखा जो मतलब बीच वाली होती है, क्योंकि इनकी दूरी ना ऊपर जाते जाते घटते जाती है ना। तो ये क्या हो जाएगी? इसकी दूरी जो है देशांतर दूरी कितनी है? 111.32 किलोमीटर होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये भी बिल्कुल एकदम सही कह रहा है। 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट के बराबर होता है। तो 1 डिग्री देशांतर कितने डिग्री के बराबर होता है? 4 मिनट के बराबर होता है। तो सभी सही है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
1765 में द्वैत शासन की स्थापना के समय बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे और वह बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। देखो ये जो रॉबर्ट क्लाइव है ना, ये 2 बार बंगाल के गवर्नर है। एक बार तो मतलब क्या कब रहे थे 1757 से 1760 तक, है ना, और जो दूसरा कार्यकाल था उनका वो था 1765 से और 1767 तक, है ना। इनके बीच में बेंसी टार्ट आए थे, ठीक है ना। जब 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था तो उस समय बेंसी टार्ट थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये थे इस समय जब रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर बने थे तो बंगाल के पहले गवर्नर ही बने थे। तो ये बिल्कुल सही, 1765 द्वैत शासन की स्थापना जो है इन्होंने ही चलाई थी, है ना। इसी समय श्वेत विद्रोह भी हुआ था और ये जो क्या कहते हैं द्वैत शासन से पहले जो है जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, वो भी इनके कार्यकाल में हुआ था। ये उस समय बंगाल के पहले प्रथम गवर्नर बने थे। ये बिल्कुल एकदम पहला पॉइंट सही है। दूसरा 1764 में बक्सर के युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर बेंसी टार्ट थे, ये मैं अभी बात कर ही रहा था। जो 1764 में बक्सर के युद्ध के दौरान बेंसी टार्ट थे वो इसके बीच में आए थे, है ना। तो ये भी आपका सही है। तो पहला और दूसरा दोनों के दोनों ही क्या है, सही है। तो सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संधि के तहत प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था? तो देखो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, जरा इन संधियों के बारे में हम बात करते हैं कि जो ये संधि हुई थी ये 1782 में हुई थी भाई, 1782 में हुई थी ये संधि। और क्या कहते हैं, आपको पता होगा कि ये जो है कितने मराठा और आंग्ल के बीच में ही हुई थी, ठीक है ना। अगर हम बेंगलुरु 1784 में हुई थी, 1784 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है इस समय चल रहा था। और जो बसीन की संधि थी ये 1802 में किसने की थी, ये बाजीराव सेकंड ने की थी, किसके साथ, अंग्रेजों के साथ। और अंजनगांव की संधि जो हुई थी ये 1805 में हुई थी। ये कब हुई थी, 1805 में हुई थी। अब यहाँ पे आप लोग देखना जरा इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेना। वैसे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सालबाई की संधि हो जाएगी। इस संधि के तहत प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। तो मराठा 1782 तक चला था, 1782 में यही हो रही, तो इसी से सालबाई की संधि से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। लेकिन अगर बेंगलुरु की संधि की बात करें तो ये युद्ध जो है जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ये मतलब क्या है कि पहले तो हैदर अली ने लड़ा था, है ना, 1780 से 1784 तक चला। तो पहले हैदर अली ने लड़ा और हैदर अली की 1782 में मृत्यु हो गई। फिर उनके पुत्र टीपू सुल्तान ने लड़ा था और फिर टीपू सुल्तान ने लड़ा था। फिर 1784 में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था बेंगलुरु की संधि के तहत, है ना। फिर यहाँ पे बेसिन की संधि हुई थी। बेसिन की संधि थी बाजीराव सेकंड। एक तो बाजीराव प्रथम थे, बहुत बड़े योद्धा थे, एक बाजीराव सेकंड थे। इन्होंने अंग्रेजों के साथ अंजनगांव की बेसिन की संधि की थी। तो ये इसमें मतलब ये मराठों की मान प्रतिष्ठा सब मतलब इन्होंने क्या कर दिया था, अंग्रेजों का हाथ बेच दिया था। एक हिसाब से पूछता कि अंग्रेजों के मराठों की मान प्रतिष्ठा को किस संधि के तहत जो है ठेस पहुंची थी, जो बाजीराव सेकंड ने की थी। तो बसीन की संधि 1802 में। और अंजनगांव की संधि तो अपमानजनक थी, जब मतलब यहाँ पे जो मराठे थे इस संधि को मानने के लिए काफी मराठे तैयार नहीं हुए, तब मतलब अंग्रेजों का मराठों के बीच में युद्ध हुआ और उसमें लास्ट में मराठे हार गए। तो उनको अंजनगांव की अपमानजनक संधि माननी पड़ी। अपमानजनक संधि थी ये, अपमानजनक मतलब उनको अपमान सहना पड़ा और मतलब जैसा अंग्रेजों ने बोला वो मानना पड़ा, इसलिए अपमानजनक संधि बोलते हैं इसको। अंजनगांव की संधि होगी, देवगांव की संधि होगी, ये सब अपमानजनक संधियां मानी जाती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं भाई? देखो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा इन सभी के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही क्या लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, बिल्कुल सही है। राज्यसभा के सभी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ये गलत है। राज्यसभा के सभी सदस्य नहीं लेते हैं, राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य लेंगे, तो ये आपका गलत हो गया। राज्य विधानमंडल के सभी सदस्य नहीं लेंगे। राज्य विधानमंडल में तो क्या आता है आपका, विधान परिषद भी आता है और क्या आता है आपका, विधान सभा भी आता है। तो विधानसभा के सदस्य लेंगे, वो भी निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद के सदस्य कभी नहीं लेते। तो आपका ये भी गलत हो गया। तो क्या हो जाएगा, केवल पहला सही है, तो ए इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समावेश राष्ट्रपति में निहित होता है? तो किस अनुच्छेद में कहा गया है? देखो भाई अनुच्छेद 153 तो क्या है, ये तो मतलब सीधी जो है राज्य को परिभाषित करता है, राज्य की परिभाषा बताता है। ये राज्य की परिभाषा को बताएगा भैया ना, ये तो राज्य सरकार से संबंधित हो गया। अनुच्छेद 52 में क्या है, इसमें क्या है आपका जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का पद है ना। अनुच्छेद 53 में क्या है, अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति क्या होता है, कार्यपालिका का सभापति होगा। कार्यपालिका का मतलब क्या होगा, प्रधान होगा। ये कहा गया है, मतलब कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और इसी आर्टिकल में क्या कहा गया है, इसी आर्टिकल में कहा गया कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान भी होगा। तो ये सी में कहा गया, अनुच्छेद 53 में कहा गया। और अनुच्छेद 54 में तो आपको पता है राष्ट्रपति का क्या है, निर्वाचन है, इसमें दिया। इस टाइप का पहला क्वेश्चन भी आया था मिलता जुलता, तो सी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे अवधि के लिए अध्यक्ष पद पर रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे उनमें सबसे लंबे समय तक जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे अवधि के लिए जो रहे थे। तो यही सबसे कम उम्र के भी थे, सबसे कम
उम्र के अध्यक्ष भी कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, और सबसे लंबे अवधि के लिए भी मौलाना अबुल कलाम आजाद रहे थे। आपको पता होगा 1940 से लेकर और 1945 तक जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या रहे थे? अध्यक्ष रहे थे काफी लंबे टाइम तक। इतने लंबे टाइम तक कोई भी नहीं रहा था, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन मतलब 1938 में हुआ था, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हरिपुरा अधिवेशन में नियोजित समिति का गठन किया गया, मतलब एक समिति थी जिस समिति का नाम था नियोजित समिति का गठन किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस समिति के अध्यक्ष थे भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस हरिपुरा अधिवेशन की बात करें तो इसके अध्यक्ष, हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष तो कौन थे? हरिपुरा इसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। लेकिन इस अधिवेशन में जो मतलब ये क्या कहते हैं नियोजित समिति का गठन किया गया था, इस नियोजित समिति का अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू था ना। चलो आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 82 है, भारत में उपनिवेशिक काल में हिटली आयोग ये इस तरीके से होगा लिखा हुआ, हिटली आयोग, है ना। ये हिटली आयोग ऐसे होगा लिखा, हिटली, है ना। आयोग 1929 का उद्देश्य क्या था? मतलब 1929 में एक आयोग का गठन किया गया था, इसको हिटली आयोग कहते हैं। और ये हिटली आयोग क्यों गठित किया गया था कि जैसे आपके क्या होता है, जैसे एक तो मतलब उद्योग होता है ना, उद्योग और बागान, खास करके इन दोनों की बात करता है इसमें। उद्योग और बागान में जो क्या कहते हैं काम करने वाले लोग थे या श्रमिक थे, है ना, उनकी जो मौजूदा स्थिति थी, उनकी मौजूदा स्थिति जानने के लिए और क्या कहते हैं जानने के लिए जो है ये आयोग बनाया गया था। तो यहाँ पे श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन या सिफारिशें प्रस्तुत करना। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो 1942 में जब क्रिप्स मिशन भारत आता है तो इस समय अगर हम देखें तो कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार, तो यहाँ पर कांग्रेस की ओर से जो वार्ता करने वाले इसमें होते हैं, तो एक तो यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं, दूसरे मौलाना अबुल कलाम आजाद यहाँ पे होते हैं। तो सी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आजाद ये दोनों यहाँ पे क्रिप्स मिशन के आधिकारिक यहाँ पे वार्ताकार के रूप में ये थे। 84 वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन सा नहीं था? पहला इसमें मानव के दुर्व्यापार और बलाश्रम का प्रतिषेध, तो आर्टिकल 23 में आ जाता है यहाँ पे कि मानव का जो क्रय विक्रय जो व्यापार इस प्रकार से अगर करते हैं तो ये एक अपराध माना जाएगा। तो ये आर्टिकल 23 में ये आ जाता है यहाँ पे। तो ये यानी कि क्या आ जाएगा, ये मौलिक अधिकारों में आ जाता है, यानी कि मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार। और दूसरा है इसमें मादक पेय या मादक पदार्थों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के प्रयोजनों में भिन्न उपयोग से संबंधित, तो ये डीपीएसपी में आ जाता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आ जाता है। तो आर्टिकल 47 में आ जाएगा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। तो हमें यही बताना था कि इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कौन शामिल है, तो केवल और केवल 2 यहाँ पर सही होना था। तो 20 का राइट आंसर यहाँ पे होना था कि केवल बी सही होगा। अगला है 85 वाला क्वेश्चन है, भारत के राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर अगर भारत के राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पर अनुच्छेद 3 के तहत ये अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को यह अधिकार प्राप्त है। संसद किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन, नाम परिवर्तन, है ना, अलग राज्य का निर्माण, तो ये संसद को अधिकार है आर्टिकल 3 के तहत। तो यहाँ पर हमें बताना कि संसद द्वारा 2/3 बहुमत की विधायी प्रक्रिया से, तो ये यहाँ पर गलत होना था। संसद के और संबंधित राज्यों के साधारण बहुमत की विधायी प्रक्रिया के द्वारा, तो ये भी यहाँ पे गलत होना था। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होना था संसद के साधारण बहुमत द्वारा विधायी प्रक्रिया के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था कि इस प्रकार से किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। तो सी इसका राइट आंसर था। 86 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना, तो ये बिल्कुल 1998 की होती है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। सहकारी विकास फंड की स्थापना, तो 1993 का ये होता है, तो बिल्कुल ये सही होना था यहाँ पे 1993। उसके बाद अगर हम देखें नाबार्ड की स्थापना, तो नाबार्ड की स्थापना 1980, ये यहाँ पे गलत होना था। नाबार्ड की जो स्थापना होती है तो ये 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है, तो ये यहाँ पे गलत होना था। क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की बात करें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ पे 1975 यहाँ पे होना था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना था कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे सी इसका राइट आंसर होना था नाबार्ड। नाबार्ड की बात करें तो एक कमेटी होती है शिवरामन समिति, तो शिवरामन समिति की अनुशंसा के आधार पे ही क्या होता है, नाबार्ड का गठन यहाँ पे होता है। तो ये इसका सी राइट आंसर यहाँ पे होना था। ठीक है, अगला यहाँ पे 87 वाला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक घटक नहीं है? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात करें तो इसकी जो शुरुआत होती है 1 जुलाई 2015 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यहाँ पे शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप, तो यानी कि सिंचाई से संबंधित होता है, हर खेत को पानी देने से संबंधित ये होता है। तो यानी कि प्रत्येक जो क्रॉप है, जो फसल उग रही होगी, तो उसको पानी यहाँ पे उपलब्ध कराना है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, तो ये बिल्कुल सही होना था कि अगर हम पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी कि उससे अधिक फसल यहाँ पे उत्पादन होगा, हर खेत को पानी, तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा।
समेकित जलागम विकास कार्यक्रम, तो ये भी यहाँ पे सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये घटक अगर हम देखें तो हर घर नल, ये यहाँ पर प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का यहाँ पे नहीं होता है, तो इसका जो राइट आंसर होना था, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे डी यहाँ पे होना था। अगला है 88 वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यहाँ पे, लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईस्वी पूर्व में भारत छोड़ दिया था। तो सिकंदर महान की बात करें तो ये भारत में, ये भारत वाले क्षेत्र में अगर हम देखें, ठीक है, तो ये आता है यहाँ पे कब, तो ये 326 ईसा पूर्व में, 326 बीसी में ये भारत पर आक्रमण करता है। यहाँ पर पोरस के साथ हाइडेस्पिस का युद्ध यहाँ पे लड़ता है पोरस के साथ, तो 326 ईस्वी पूर्व में यह आता है। लेकिन यहाँ पर भारत में अगर हम देखें तो 19 महीने तक ये यहाँ पर रहता है, 19 माह तक ये भारत में रहता है, 19 महीने तक, ठीक है। और 19 माह का मतलब यानी कि लगभग 2 साल यहाँ पे, तो यही लिखा हुआ है, लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईस्वी पूर्व में भारत छोड़ दिया था। तो ये 325 ईस्वी में भारत से चले जाता है और 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो पहला वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा है कि वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था, तो ये यहाँ पर गलत होना था कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इसका युद्ध नहीं हुआ था, तो ये बी आर कारण आर यहाँ पे क्या होना था, गलत होना था। तो जो पोरस होता है, पोरस के साथ युद्ध होता है, पोरस हार जाता है, न कि चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका राइट आंसर जो होना था, तो ए सही है परंतु आर गलत है, तो सी इसका राइट आंसर होना था यहाँ पे। अगला है 89 वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला है यहाँ पे काला हांडी, तो काला हांडी किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये बॉक्साइट से संबंधित हो जाएगा। जावर अगर हम देखें या जवाहर जो खान जिसे कहते हैं, तो ये जस्ता वो सीसा से संबंधित हो जाएगा। कोलार की खान अगर हम बात करें तो ये सोने से संबंधित, गोल्ड से संबंधित हो जाएगा। और मौसावनी की बात करें तो ये तांबे से संबंधित यहाँ पे हो जाती है। तो काला हांडी की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे पड़ेगा, तो ये काला हांडी पड़ेगा उड़ीसा में। जवाहर खान जो पड़ेगी तो ये राजस्थान में पड़ेगी, राजस्थान में, राजस्थान। कोलार की खान अगर हम देखें तो ये कर्नाटक में होगा। और जो मोसाबनी की खान अगर हम देखें तो ये झारखंड में हो जाएगी, झारखंड। तो इसका जो राइट आंसर होना था, तो 3 हो गया, फर्स्ट का 3, सेकंड का 1, थर्ड, फर्स्ट का 3, सेकंड का 4 होना था, थर्ड का यहाँ पे 1 होना था और फिर 2 होना था। तो 3 4 1 2 इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था, 3 4 1 2 सही हो जाएगा इसका। तो 3 4 1 2 यानी कि इसका सी राइट आंसर यहाँ पे होना था, सी राइट आंसर यहाँ पे होना था। 90 वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत भारत सरकार ने कब की थी, तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे होना था, तो बी यहाँ पे राइट आंसर होना था। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017 से यहाँ पे होती है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको प्रथम बच्चे पर यहाँ पर कितने रुपये, तो 6000 रुपये यहाँ पे दिया जाता है, आर्थिक सहायता के रूप में यहाँ पे दिया जाता है। और दूसरे बच्चे में यानी कि पहली किस्त में 6000, फिर 5000, इस प्रकार से। तो बी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। अगला है 91 वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, बैंकिंग प्रणाली में पिन या PIN पिन का पूरा नाम क्या है, तो यहाँ पे पर्सनल इंडेक्स नंबर, ये यहाँ पर होना था, नहीं ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे बैंकिंग से संबंधित अगर पिन की बात करें तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सी वाला होना था, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए एक नंबर जो होता है, तो उसके लिए यहाँ पर ये होना था। तो इसका जो राइट आंसर होना था, तो सी यहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। अगला हम देखते हैं 92 वाला जो क्वेश्चन है, सेबी। तो सेबी ने निवेशकों के लिए कौन सा AI चैटबॉट जारी किया है, तो यहाँ पर ये करंट से संबंधित क्वेश्चन है यहाँ पे। तो सेबी ने यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सेवा से संबंधित, सेवा SEVA, तो ये यहाँ पर ये चैटबॉट यहाँ पे जारी किया है। तो इसका जो राइट आंसर होना था, तो ए इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। अगला है 93 वाला क्वेश्चन है, IFSC। तो बैंकिंग से संबंधित आपने सुना होगा IFSC, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो कोड है, फाइनेंशियल सिस्टम कोड। तो ये कितने अंकों का बना होता है, तो इसमें जो टोटल जो नंबर होते हैं तो ये 11 होते हैं। तो सी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था, टोटल 11 नंबरों का ये डिजिट होता है। 94 वाला क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष तक मिशन नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु भारतीय रेलवे की सहायता के लिए USAID के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये भी करंट से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होना था, तो ए 2030 तक के लिए ये यहाँ पर समझौता ये हुआ है रेलवे के साथ, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर होना था। 95 वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, नई दिल्ली में आयोजित इंडियन ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो यहाँ पर पुरुष एकल का खिताब अगर हम देखें तो ए इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था, विक्टर एक्सेलन। तो ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो ये डेनमार्क के खिलाड़ी हैं। तो ए इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। 96 वाला क्वेश्चन है, जैविक विविधता अधिनियम 2023, यानी कि जैविक विविधता अधिनियम यहाँ पर संशोधन हुआ। वैसे अधिनियम जैविक विविधता अधिनियम कब का आता है, तो ये 2002 का यहाँ पर होता है।
लेकिन यहाँ पर संशोधन अधिनियम की बात पूछी है, इसमें जो संशोधन हुए होंगे तो ये 2023 में कब से लागू हुआ, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सी होना था। 1 अप्रैल 2024 से ये अधिनियम यहाँ पे लागू हो जाता है, तो सी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। 97 वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का विषय क्या था। तो यहाँ पर हमें बताना कि जो पुणे में उद्यमिता विकास सम्मेलन हुआ है तो उसका राइट आंसर यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे होना था तो नवाचार के माध्यम से ग्रामीण स्टार्टअप को मजबूत करना, कृषि तकनीक में भावी नेताओं का निर्माण करना, तो सी इसका इसका जो राइट आंसर होना था तो बी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। नवाचार के माध्यम से ग्रामीण स्टार्टअप को मजबूत करना, तो ये यहाँ पर इसका सही होना था, बी वाला सही हो जाएगा इसका, बी वाला। चलो ठीक है, अगला इसमें देखते हैं 98 वाला जो क्वेश्चन है, मानव विकास एसडी रिपोर्ट 2025 के बारे में यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं होगा। तो इसका पहला है मानव विकास रिपोर्ट 2025 का ग्रीन लॉक तोड़ना, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर एआई के युग से संबंधित यहाँ पे था, तो ये यहाँ पर गलत होना था कि ध्रुवीकृत दुनिया में सहयोग और पुनर्कल्पना, तो ये यहाँ पर गलत था। ये यहाँ पर एआई से संबंधित ये यहाँ पर होता है, तो पहला वाला यहाँ पे ऑप्शन गलत था। दूसरा वाला यहाँ पे है कि मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 134वां था, तो मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 134 नहीं बल्कि भारत का जो स्थान होता है तो 130वां अभी होता है इस वर्ष 2025 में। तो इसका राइट आंसर अगर हम देखें तो पहला और दूसरा दोनों के दोनों कथन यहाँ पे क्या थे, दोनों के दोनों क्वेश्चन यहाँ पे गलत थे। 96 ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ए और बी दोनों क्या है यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ए और बी दोनों सत्य नहीं है, तो न तो ए न हो बी। तो यहाँ पर इसके दो ऑप्शन एक जैसे यहाँ पे आ रहे हैं, तो न तो ए और न ही बी, ए और बी दोनों तो सत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर वैसे बी और डी भी इसका राइट आंसर यहाँ पे आ रहा है, तो बी यहाँ पे मान के न तो ए और न ही बी, तो इसमें दोनों के दोनों सही यहाँ पे नहीं होंगे। ठीक है, अगला है इसमें 99 वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, डिवाइसेस जैसे कि आधुनिक जैसे कि मॉनिटर तथा प्रिंटर जो कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं कहलाते हैं, तो ये कौन सी डिवाइस ये कहलाते हैं, तो सिस्टम डिवाइस, इनपुट डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस यानी कि इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था पेरिफेरल डिवाइस, तो सी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था, पेरिफेरल डिवाइस इसका सही होना था। जो मॉनिटर तथा प्रिंटर जो कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं तो इनको हम निकाल सकते हैं फिर जोड़ सकते हैं इस प्रकार से, तो ये पेरिफेरल डिवाइस, तो सी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। और लास्ट वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पे 100 वाला है, तो निम्नलिखित कथनों में से कौन गलत की पहचान करें यहाँ पे। तो पहला है कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट डेटा की इकाई को वास्तविक प्रोसेसिंग नहीं करती है, तो बिल्कुल यहाँ पर ये सही होना था, ये सही है यहाँ पे। दूसरा यहाँ पर है सीपीयू को एकीकृत परिपथ आईसी चिप में बनाया गया है और इसे माइक्रो प्रोसेसर के रूप में भी जाना जाता है, तो ये भी यहाँ पे सही होना था। तीसरा वाला है कि यहाँ पे फ्लैट बेड स्कैनर इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में काम करता है, तो तीसरा वाला यहाँ पे गलत होना था। तो पहला और दूसरा यहाँ पर सही थे, जबकि तीसरा वाला यहाँ पे क्या था, गलत था। तो इसका राइट आंसर जो होना था फर्स्ट और सेकंड सही है, लेकिन तीसरा वाला गलत था, तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे होना था तो डी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था।